नमस्कार साथियों, टीएनसी नर्सिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं अर्जुन सर आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं दोस्तों टीएनसी एक्सप्रेस में। और आज का हमारे पास में टॉपिक रहेगा नर्सिंग प्रोसेस, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और खास तौर से उन बच्चों के लिए जो आगे एमएससी नर्सिंग करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं या जीएनएम के बाद जो है वो पोस्ट बेसिक नर्सिंग करना चाहते हैं, उन सब के लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और इससे एग्जाम में जो है वो काफी ज्यादा क्वेश्चन निकल के आते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो इसको हल्के में ले लेते हैं और उनके बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो गलत होता है। तो दोस्तों आज के हमारे पास में नर्सिंग एक्सप्रेस का टॉपिक रहेगा नर्सिंग प्रोसेस, या टीएनसी एक्सप्रेस का हमारे पास में टॉपिक रहेगा नर्सिंग प्रोसेस। जिन बच्चों को नहीं पता है कि टीएनसी एक्सप्रेस है क्या चीज, उनको दोस्तों मैं बताता हूं। टीएनसी एक्सप्रेस एक जो है वो अपने आप में स्पेसिफिक क्लास होती है और उसके टोटल जो है वो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब वो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं उनको हम ले लेते हैं। दोस्तों टीएनसी एक्सप्रेस में हम वो टॉपिक सेलेक्ट करते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि उससे क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब सोचिए कि बहुत सारे क्वेश्चन जिस टॉपिक से आएंगे उस टॉपिक को करना तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हमें तो जो है वो नंबर लाना है और आगे जाके जो है वो नर्सिंग ऑफिसर की एग्जाम क्रैक करनी है। तो टीएनसी एक्सप्रेस में हम वही टॉपिक लेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा। दूसरी चीज दोस्तों, इसमें हमारे पास में वो टॉपिक सेलेक्ट किया जाएगा जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि इजी चीज तो वो आसानी से सीख लेते हैं। इजी चीज तो वो कहीं से भी खुद से पढ़ के या अपने सीनियर से या अपने टीचर से पूछ के जो है वो कर लेते हैं। लेकिन इसमें हम वो टॉपिक सेलेक्ट करते हैं जिनको याद करने में या समझने में बहुत ज्यादा जो है वो दिक्कत आती है। तीसरी, इसमें हमारे पास में कंप्लीट होता है, यानी कि पहले हम टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आते हैं उनको डिस्कस करेंगे, उसके अंदर कौन से क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में बन सकते हैं उन सबको जो है वो हम डिस्कस करते हैं। और उसके बाद लास्ट आता है हमारे पास में कि जो बच्चे कमेंट करके बोलते हैं कि सर नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या होना चाहिए, यानी कि बच्चों को जो है वो हम एक ओपिनियन लेते हैं कि बच्चों को सबसे ज्यादा कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है या उनको लगता है कि ये टॉपिक जो है वो हार्ड है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो आप हमें बता सकते हैं। उसी को हम नेक्स्ट टीएनसी एक्सप्रेस के टॉपिक में शामिल कर लेंगे। यहाँ पे मैं एक छोटी चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो चीज भी कमेंट कर देते हैं कि जो टॉपिक पहले से जो है वो कंप्लीट हुआ रहता है। हमारे टीएनसी एक्सप्रेस में वो टॉपिक पहले से कंप्लीटेड होता है और बच्चे पहले वीडियो को देखते नहीं हैं और डायरेक्ट जो है वो कमेंट करते हैं कि सर ये टॉपिक होना चाहिए। तो दोस्तों जो टॉपिक हो चुका है उसको हम दोबारा नहीं लेंगे, वो वीडियो आपके लिए सेव है, आप उसको कभी भी जो है वो देख लीजिए। आप कमेंट करने से पहले ये चीज देख लीजिए कि ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है या नहीं है। अगर नहीं कंप्लीट हुआ है तो आप बेशक जो है वो आप कमेंट करके हमें जो है वो टॉपिक बता सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे पास में आज का टॉपिक नर्सिंग प्रोसेस। तो दोस्तों नर्सिंग प्रोसेस अपने आप में जो है वो एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिसमें से क्वेश्चन निकल के आते हैं। इतना ज्यादा टफ नहीं है और टफ होगा तो भी हम उसको इजी कर देंगे, क्योंकि अब तक आपने जो है वो इसके बारे में सिर्फ 2-4 बातें ही पढ़ी होगी जिससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर जो है वो वहां से क्वेश्चन निकालता है जहां पे आपकी सोच, आपकी नजर वहां तक जाती ही नहीं है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, आज हम तीसरी आंख के द्वारा जो है वो उसको देखेंगे और उस चीजों को जो है वो हम सेलेक्ट करेंगे। आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे, यानी कि नर्सिंग प्रोसेस में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो उसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं। सबसे पहले दोस्तों हम नर्सिंग प्रोसेस के जो है वो इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कि नर्सिंग प्रोसेस जो है वो कब स्टार्ट हुआ था, किस लिए किया गया था, किसने इसको स्टार्ट किया था, क्या क्या चीजें थी, फिर क्या क्या चेंजेस हुए, वो सारा का सारा हम जो है वो इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों हम इसमें इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम जो है वो यहाँ पे डेफिनेशन भी देखेंगे। डेफिनेशन में ये देखेंगे कि नर्सिंग प्रोसेस जो है वो एक्चुअली होता क्या है, तो इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद पर्पज, कि भाई नर्सिंग प्रोसेस का जो है वो यूज क्या है, क्यों हम नर्सिंग प्रोसेस को जो है वो हम पेशेंट की केयर में या जो हम कहें कि नर्सिंग केयर में जो है वो इसको शामिल किया गया है। क्यों? क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसका जो है वो काफी ज्यादा बेसिक इसका पर्पज होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसमें स्टेप के बारे में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन निकल के आते हैं दोस्तों इसके स्टेप में निकल के आते हैं।
इसमें टोटल जो है वो 5 स्टेप होती है। ये आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगी। अगर किसी भी बंदे ने जो है वो नर्सिंग की है, चाहे वो जीएनएम की है, चाहे वो उसने पोस्ट बेसिक की है या बीएससी नर्सिंग की है, उसको इस चीज के बारे में पता होगा कि इसकी 4-5 जो है वो स्टेप होती है। असेसमेंट होता है, डायग्नोसिस होता है, प्लानिंग होती है, इंप्लीमेंटेशन आता है और इवैल्यूएशन होता है। अब इसमें क्वेश्चन कौन से निकल के आते हैं वो आपको दोस्तों मैं बताऊंगा, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम इससे की पॉइंट देखेंगे। की पॉइंट यानी कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे निकल के आते हैं, डायग्नोसिस क्या होता है, नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है। जैसे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा, आप लोगों को चीजें कंफ्यूज करती होगी। मेडिकल डायग्नोसिस क्या होता है, नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है, डायग्नोसिस को कैसे बेसिकली माना गया है, नंदा क्या चीज होती है। तो ये सारी चीजें हम जो है वो किस में देखेंगे दोस्तों, की पॉइंट के अंदर देखेंगे कि ये क्वेश्चन यहां से निकल के आ सकता है, वो सारे की पॉइंट देखेंगे। और उसके बाद हमारे पास में लास्ट आ जाता है एमसीक्यू, जो कि आपका फेवरेट है। क्यों? क्योंकि आपका अगर टॉपिक क्लियर हो जाता है दोस्तों, टॉपिक क्लियर होने के बाद उससे रिलेटेड अगर आपको एमसीक्यू पूछे और आप फटाफट उनका आंसर दोगे तो उसका लेवल ही जो है वो अलग होता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों इंट्रोडक्शन के बारे में। तो दोस्तों इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो नर्सिंग प्रोसेस अभी आपने देखा होगा कि जनरली जो है वो हर पेशेंट की केयर में जो है वो शामिल किया गया है। जितने भी आप देखते होंगे, आपने प्रैक्टिकल एग्जाम दिया होगा या आपने थ्योरेटिकल दिया होगा, उसमें भी नर्सिंग प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो पेशेंट केयर में नर्सिंग प्रोसेस जो है वो अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। हम बात करते हैं कि सबसे पहले नर्सिंग प्रोसेस जो है वो कब स्टार्ट की गई थी। तो दोस्तों 1958 में जो है वो सबसे पहले नर्सिंग प्रोसेस को जो है वो स्टार्ट किया गया था। 1958 में जो है वो इसको यूज में लिया था पेशेंट केयर में। किसने लिया था दोस्तों? तो इसके हमारे पास में जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है ईडा जीन्स ऑरलैंडो। क्या है? ईडा जीन्स ऑरलैंडो जो है उन्होंने सबसे पहले नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में बताया था 1958 में। वहां पे चीज थी कि उस टाइम पे ओनली जो है वो 4 स्टेज थी। जैसे अभी कितनी, उस टाइम दोस्तों ओनली 4 स्टेज थी, अभी कितनी होगी? 5 स्टेज होगी। अभी 5 स्टेज कौन कौन सी है दोस्तों? जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले हमारे पास में असेसमेंट आता है, उसके बाद में आता है हमारे पास में डायग्नोसिस। डायग्नोसिस को हम नर्सिंग डायग्नोसिस के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद में जो है वो तीसरी स्टेप आती है दोस्तों हमारे पास में प्लानिंग। प्लानिंग के बाद में हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आती है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन के बाद में जो है लास्ट स्टेज आती है इवैल्यूएशन। ये 5 स्टेप है, आपने जो है वो पढ़ी भी होगी और देखा भी होगा। टोटल 5 स्टेप है। लेकिन जब शुरू में ईडा जीन्स ऑरलैंडो ने जो है वो दिया था, उस टाइम पे ओनली जो है वो 4 स्टेज थी। एक स्टेज कौन सी मिस थी दोस्तों? डायग्नोसिस थे, वो मिस थे। उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो मेडिकल प्रॉब्लम्स या मेडिकल डायग्नोसिस को देखे ही जो है वो पेशेंट की केयर की जाती थी। डायरेक्ट 4 स्टेप थी। कौन कौन सी? असेसमेंट था, प्लानिंग था, इम्प्लीमेंटेशन था एंड इवैल्यूएशन था। जैसे जैसे नर्सिंग का उत्थान हुआ, या कहें कि जैसे जैसे नर्सिंग की इंपॉर्टेंस लोगों को पता चली, उसके बाद पता चला कि डायग्नोसिस भी अपने आप में जो है वो काफी अहमियत रखता है, काफी इंपॉर्टेंट रखता है। तो इसलिए फिर उसको जो है वो बाद में ऐड किया गया था। पहले सिर्फ जो है वो 4 स्टेज ही थी। क्लियर है? अब उसके बाद में आते हैं दोस्तों डेफिनेशन के बारे में। तो डेफिनेशन जो है वो आपको जितनी बार भी आप गूगल करोगे दोस्तों, उसमें आपको डेफिनेशन जो है वो अलग मिलेगी। अलग क्यों मिलेगी? क्योंकि एक्चुअल में नर्सिंग प्रोसेस जो मीनिंग कहना चाहता है वो चीज ही अलग है। आप उसको कैसे भी कह सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले इसके बारे में बताऊंगा कि नर्सिंग प्रोसेस जो है वो है क्या, ताकि आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है वो पता चले और उसके बाद आप एग्जैक्ट डेफिनेशन लिख सकते हो। तो दोस्तों नर्सिंग प्रोसेस क्या है? नर्सिंग प्रोसेस है किसी भी क्लाइंट, मैं पेशेंट नहीं बोलूंगा, अगर पेशेंट बोलूंगा तो आप उसको एज ए क्लाइंट जो है वो रिकमेंड करना। किसी भी क्लाइंट को अगर उसकी केयर में जो प्रोसेस या जो केयर दी जाती है, उसके लिए जो है वो इंप्रूवमेंट के लिए जो किया जाता है, वो प्रोसेस क्या कहती है दोस्तों? नर्सिंग प्रोसेस। क्योंकि नर्सिंग अपने आप में जो है वो एक काफी वास्ट जो है वो सब्जेक्ट होता है। तो जो हम केयर कर रहे हैं, उस पेशेंट को जो है वो केयर दे रहे हैं, उसके इलनेस को जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं या उसकी रिकवरी में हम हेल्प कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? नर्सिंग प्रोसेस है। यानी कि जो भी केयर या जो भी केयर प्रोवाइड की जाती है उसको हम कहते हैं नर्सिंग प्रोसेस। अब इसमें क्या आता है दोस्तों कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। कि क्या है? ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? एक तो होता है जैसे हमने देखा कि कौन कौन से स्टेप थे,
5 स्टेप थे। असेसमेंट था, दूसरा हमारे पास डायग्नोसिस था, तीसरा प्लानिंग था, चौथा इंप्लीमेंटेशन था एंड पांचवा जो है वो हमारे पास में क्या था, इवोल्यूशन। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है कि एक खत्म होने के बाद नेक्स्ट चलती है, यानी कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, असेसमेंट, देन डायग्नोसिस, उसके बाद आता है प्लानिंग, उसके बाद आ जाता है हमारे पास में इम्प्लीमेंटेशन के बाद आता है इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन के बाद वापस से ये प्रोसेस चलती है असेसमेंट। यानी कि ये एक साइक्लिक की तरह जो है वो प्रोसेस चलता है, इसलिए ये जो है वो एक साइक्लिक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि इवोल्यूशन हो गया उसके बाद खत्म हो गया, हाँ लास्ट स्टेज जरूर है, लेकिन उसके बाद जैसे सबसे पहले हमने असेसमेंट किया, असेसमेंट के बाद डायग्नोसिस बनाया, डायग्नोसिस के बाद में हमने जो है वो उसकी प्लानिंग की, प्लानिंग के बाद इंप्लीमेंटेशन किया, इंप्लीमेंटेशन के बाद इवोल्यूशन किया। इवोल्यूशन मतलब उसका रिजल्ट देखा कि हमने जो प्लान किया था वो कितना इफेक्टिव है। अब उसके बाद में मान लीजिए कि और चीज बच गई तो उसको वापस से फिर से असेसमेंट करके वो सारी चीज किया जाता है। तो ये एक कंटिन्यूअस या साइक्लिक प्रोसेस है। तो डेफिनेशन की बात करते हैं, तो डेफिनेशन क्या हो गया दोस्तों, इट इज सिस्टेमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। मैंने सारी चीज लिख ली, क्या है कि एक सिस्टेमेटिक है और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग है इन द सेंस कि प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होती, उनका सॉल्यूशन करना ही पड़ता है, एक खत्म होती है दूसरी आ जाती है, मतलब कंटिन्यूअस होगी, साइक्लिक प्रोसेस होगी। तो जो कंटिन्यूअस और साइक्लिक प्रोसेस थी उसको मैंने यहां पे एक वर्ड में शामिल कर दिया, इट इज सिस्टेमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच टू कॉम्प्रहेंसिव नर्सिंग केयर। कॉम्प्रहेंसिव नर्सिंग केयर में दोस्तों आपकी उसके इलनेस को रोकना भी आ जाता है, प्रिवेंशन भी आ जाता है, देन उसके बाद उसके डायग्नोसिस भी आ जाते हैं, देन उसके बाद जो है वो केयर भी आ जाती है, और आगे नेक्स्ट उसको हेल्थ एजुकेशन या हम कहें कि फ्यूचर में वो प्रॉब्लम ना आए, वो सारी चीज यहाँ पे आ जाती है। तो हो गया दोस्तों। अब अगर इसमें आप अपने से डेफिनेशन बनाना चाहो तो कैसे बना सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं, इट इज कंटिन्यूअस एंड साइक्लिक प्रोसेस टू प्रोवाइड ए क्लाइंट केयर। हो गया, सिंपल डेफिनेशन है कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये साइक्लिक प्रोसेस है जो कि कंटिन्यूअसली हम क्लाइंट को देते हैं। और डेफिनेशन की बात करें, इट इज प्रोवाइड सिस्टेमिक केयर टू द पेशेंट फॉर प्रमोशन ऑफ हेल्थ। तो ये डेफिनेशन भी होगी। तो ये सारी चीजें जो है वो यहां पे आ गई कि इट इज सिस्टेमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच टू कॉम्प्रहेंसिव नर्सिंग केयर। क्लियर है दोस्तों, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये जरूर जो है वो आपको ध्यान में रखना, कंटिन्यूअस प्रोसेस है और साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक का मतलब एक साइकिल के रूप में जो है वो चलती रहे, और कंटिन्यूअस हमेशा चलेगी। पेशेंट अगर हॉस्पिटल में आया तब से शुरू हो जाती है और उसके बाद वो डिस्चार्ज हो जाता है, उसके बाद भी चलती रहती है, ठीक है, डिस्चार्ज के बाद भी वो चीज चलती रहती है। तो ये जो है वो हमारे पास में एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट 5 दिन के लिए रुका तो सिर्फ 5 दिन ही हुआ, अगर वो 10 दिन रुक जाएगा तो फिर नर्सिंग प्रोसेस तो 5 दिन की थी वहीं खत्म होगी। जी नहीं दोस्तों, अगर पेशेंट 2 दिन रुका तो 2 दिन चलेगी, अगर 5 दिन रुका तो 5 दिन चलेगी, अगर 6 महीने रुका तो 6 महीने चलेगी, यानी कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हो गया क्लियर। सिंपल डेफिनेशन की बात करें कि किसी भी केस क्लाइंट को आने के बाद में, हॉस्पिटल में जैसे क्लाइंट आया उसके बाद में उसकी प्रॉब्लम को असेस करना, डायग्नोसिस करना, उसको क्या प्लान करना, उसको किस तरीके से केयर देना, और फिर हमारी केयर कितनी इफेक्टिव है, ये सारी की सारी प्रोसेस जो है वो नर्सिंग प्रोसेस कहलाती है। क्लियर हो गया। जैसे पेशेंट है, आपने वाइटल लिए, वहां से शुरू हो जाती है, पेशेंट आने से ही शुरू हो जाती है। उसके बाद आप कहोगे कि नहीं यार इसको तो ये चीज प्रॉब्लम होगी तो इसको ऐसे करना चाहिए, उसके बाद आपने वैसे कर भी दिया, वैसे करने के बाद आपको लगता है कि कितना इफेक्टिव हुआ उसको भी देखना है। उसके बाद अगर इफेक्टिव हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर दूसरे से असेसमेंट करना है, फिर से वापस से चालू करना है। तो ये सारी चीजें हैं वो हमारे पास में आती है नर्सिंग प्रोसेस। मैं आपको दोस्तों इतना जो है वो अपना माइंडसेट क्लियर करवाना चाहता हूं ताकि आपको इन फ्यूचर में कभी भी कोई डाउट ही ना रहे। आपसे अगर कोई पूछे, खोद के पूछे, तो आप उसका जो है वो अच्छे से ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कि सर ये चीज ये होती है और ये चीज इस तरीके से होती है। वैसी वाली स्टडी जो है मैं यहाँ पे चाहता हूं। तो हो गया क्लियर, ये हो गया हमारे पास में नर्सिंग प्रोसेस। उसके बाद आ जाता है कि पर्पज क्या है। भाई हमने नर्सिंग प्रोसेस को समझ लिया,
अब उसके बाद आता है पर्पज। तो दोस्तों अगर इतनी चीज समझ ली तो उसके बाद मुझे नहीं लगता आपको पर्पज समझाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपको पता है पर्पज क्या हो सकते हैं भाई। पेशेंट की जो है वो इलनेस को इंप्रूव करना है, हेल्थ केयर स्टैंडर्ड को बढ़ाना है, आगे इन फ्यूचर में इलनेस कम आए उसको रोकना है। तो ये सारे हमारे पास में जो है वो पर्पज आ जाते हैं। जैसे पर्पज की बात करें, जैसे पहला है हमारे पास में हेल्प टू मेंटेन हेल्थ, यानी कि हमें हेल्प करना है पेशेंट को ताकि वो अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सके, क्योंकि जब हेल्थ मेंटेन होगी तभी उसकी रिकवरी जो है वो अच्छे तरीके से होगी। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट क्लाइंट फ्रॉम इलनेस, यानी कि उस पेशेंट को या उस क्लाइंट को जो है वो हमें प्रोटेक्ट करना है, किससे? इलनेस से। मान लीजिए जैसे क्रॉस इन्फेक्शन है उसको रोकना है, और भी कोई चीज लेके कोई और प्रॉब्लम लाया है और लेके कुछ और जाएगा, तो इन सब की इलनेस से हमें उसको जो है वो प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट आ जाती है आइडेंटिफाई हेल्थ स्टेटस ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट का जो है वो हेल्थ स्टेटस हमें आइडेंटिफाई करना है और उस हिसाब से प्लानिंग करनी है। उसके बाद प्रमोट रिकवरी फ्रॉम द इलनेस, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो है वो हेल्थ प्रमोट हो और जल्दी से जल्दी जो है वो क्लाइंट की रिकवरी हो। तो ये हमारे पास में पर्पज है। आपको पता है कि पेशेंट जब आ गया हॉस्पिटल में तो हमें क्या क्या करना है, वो सारे पर्पज यहाँ पे नर्सिंग प्रोसेस में आते हैं। हो गया क्लियर दोस्तों? उसके बाद आ जाती है हमारे पास में स्टेप। अगर हम स्टेप से बात करें तो दोस्तों इसमें टोटल हमारे पास में जो है वो 5 स्टेप रहती है। कौन कौन सी? पहला आ जाता है हमारे पास में असेसमेंट, पहला आ जाता है हमारे पास में असेसमेंट। दूसरा आ जाता है हमारे पास में डायग्नोसिस, डायग्नोसिस को जो है वो नर्सिंग डायग्नोसिस के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा आ जाता है हमारे पास में प्लानिंग, तीसरी स्टेज है प्लानिंग। चौथी स्टेज है हमारे पास में इंप्लीमेंटेशन, चौथी स्टेप आ गई हमारे पास में इंप्लीमेंटेशन। और 5वीं स्टेप है दोस्तों हमारे पास में इवोल्यूशन, इवोल्यूशन। क्लियर है? तो ये 5 स्टेप आपको जो है वो याद रखनी है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन दोस्तों इसी में से आते हैं। क्लियर हो गया? सबसे ज्यादा दोस्तों इसी में से क्वेश्चन आते हैं कि जो स्टेज होती है वो कौन कौन सी होती है और इन स्टेज में क्या क्या चीजें होती है, उन्हीं को ले लेते हैं। तो दोस्तों अभी सिर्फ 5 मिनट के लिए आप अपने आंख, नाक, कान, गले सब कुछ जो है वो खुला रखिए। सारी 5 मिनट के अंदर जो है वो इसकी मीनिंग समझा देता हूं, फिर उसके बाद 1 बाय 1 करके जो है वो इसमें हम पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है असेसमेंट। असेसमेंट क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, किसी भी पेशेंट की जो है वो हम डाटा असेस करते हैं या गैदर्ड द इंफॉर्मेशन, वो क्या कहलाता है? असेसमेंट कहलाता है। पेशेंट आया, चोट कैसे लगी, वाइटल्स क्या है, कब से प्रॉब्लम्स है, कहां रहते हो, और घर में किसी को कोई दिक्कत है, क्या खाते हो, पहले किसी कोई प्रॉब्लम रही, ये सारी चीजें, मतलब जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। मान लीजिए दोस्तों कि कहीं आपके यहां पे टेररिस्ट अटैक हो गया और उस जगह के बारे में या उस टेररिस्ट के बारे में आपको जितनी इंफॉर्मेशन होगी दोस्तों उतना ही आपको लिए जो है वो हेल्पफुल रहेगा। उसको मारने के लिए उतनी ही ज्यादा जो है वो हमें मौके मिलेंगे। कहते हैं ना कि अगर मान लीजिए कोई दुश्मन या कोई ऐसा दोस्त जो आपसे जिगरी नहीं है, अगर वो नाराज हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जिगरी दोस्त है उसको कभी नाराज मत होने देना दोस्तों, क्योंकि हमारे सारे राज वही जानता है। हमें किस तरीके से डिस्ट्रॉय करना है, हमें किस तरीके से बर्बाद करना है, जो हमारा सबसे ज्यादा क्लोज मित्र होता है वो ही जानता है। घर वाले ही जानते हैं दोस्तों दीवारें कहां से कमजोर होती है। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना कि जिसके पास जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है वो उतना ही डेंजरस होता है। ठीक है? तो हमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन रहेगी उतनी ही ज्यादा जो है वो हमें पता रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे पास क्या हुआ था दोस्तों कि ट्रेनिंग टाइम पे जो है वो एक किस्सा सुनाता हूं, छोटा सा बात है कि ट्रेनिंग टाइम पे जो है वो हमारे पास में एक पेशेंट आया और उसने कहा कि मेरे लेफ्ट शोल्डर में जो है वो पेन हो रहा है। क्या हुआ? लेफ्ट शोल्डर में पेन हो रहा है। बोला कब से हो रहा है? बोला कल शाम से जो है वो बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। बोला पेन आगे भी जा रहा है? बोला हाँ, यहाँ कंधे में, हाथ में, पूरा जो है वो लेफ्ट साइड में पेन है। इतना हुआ और डॉक्टर ने सब सीधा सीधा बना दिया, चेस्ट पेन हो गया, ट्रोप्टी लिख दिया, देन CKMB सैंपल भेज दिए और उसके बाद ECG के लिए लिख दिया, ये सारी चीजें कर दी। इवन उसने लोडिंग डोज भी जो है वो दिलवा दी। ठीक है? इकोस्प्रिन, एट्रोवास, ब्रेलेंटा, ये सारी टैबलेट लोडिंग डोज उसको दिलवा दी। क्यों?
क्योंकि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे डॉक्टर कि इसको जो है वो चेस्ट पेन है, ठीक है, उसकी वजह से इस शोल्डर में पेन हो रहा है। क्लियर हो गया। उसके बाद देने के बाद में भी जो है वो उसको दिया गया मेडिकेशन, उसको कोई भी जो है वो फर्क महसूस नहीं हुआ। इतने में क्या हुआ दोस्तों कि उतने में जो है वो मेन एचओडी थे, वो आ गए और उन्होंने जो है वो उनसे पूछा कि क्या बात है। बोला सर इसमें दर्द हो रहा है। तो वो तो एक्सपीरियंस आदमी है, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ काम किया था। तो उसने थोड़ी देर मतलब उनको जो है वो पूरी हिस्ट्री कलेक्ट की। तब उन्होंने बताया कि सर मैं ऑफिस के बाद आया था और घर पे मुझे जो है वो सिलेंडर लेके जाना पड़ा, कंधे पे उठा के जो है वो सिलेंडर लेके जाना पड़ा, उसकी वजह से जो है वो हमारे पास में हो सकता है उसकी वजह से हो। और उसको फाइनली जो है वो एक एनाल्जेसिक वोवरान दिया गया और वो पेशेंट ठीक हो गया। तो दोस्तों एक असेसमेंट बहुत जरूरी है। आई बात समझ में। ये एक जोक था, हालांकि ये जो है वो हमारे पास एक रियल घटना मेरे साथ जो है वो मतलब जस्ट नर्सिंग के बाद में जो है वो घटित हुई थी। आज तो उसको जो है 12-13 साल हो गए, लेकिन उस टाइम की चीजें आज भी आती है। तो असेसमेंट बहुत जरूरी है। अगर आपने पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है तो आपको उसको केयर देने में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। क्लियर है। फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि किसी पेशेंट को जो है वो न्यूट्रिशन देना है, हमारे पास एक केयर में आ गया न्यूट्रिशन देना है, और आपने उसको जो है वो एग लिख के दे दिए। अब एग लिख के दे दिए और वो बेचारा नाक मुंह, वो बेचारा प्योर वेजिटेरियन, आपने असेसमेंट ही नहीं लिया कि वो जो है वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। उसको अंडों से इन सब चीजों से बहुत ज्यादा नफरत है और आपने लिख दिया कि प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन और चीजों में है, लेकिन आप असेसमेंट तो लेते, इंफॉर्मेशन तो लेते, डाटा तो कलेक्ट करते, तभी तो आप चीजें जो है वो एक्सप्लेन कर पाओगे सही तरीके से। इसलिए असेसमेंट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब तो नहीं भूलोगे। तो जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन, सिंपल असेसमेंट इज द प्रोसेस टू गैदर द इंफॉर्मेशन, कलेक्ट द डाटा। ये सारी चीजें जो है वो क्या होती है दोस्तों, असेसमेंट में आती है। तो पहली चीज तो हो जाती है हमारे पास में असेसमेंट। उसमें सारे जिस तरीके से जो भी डाटा है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, वर्बल, नॉन वर्बल, कैसे प्रोसेस है, वो सारी हम पढ़ेंगे। पहले आपको मीनिंग समझना है असेसमेंट का। क्लियर हो गया। असेसमेंट के बाद आ जाता है हमारे पास में नेक्स्ट चीज डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या होता है दोस्तों? डायग्नोसिस दो तरीके का होता है, एक होता है मेडिकल डायग्नोसिस, एक होता है नर्सिंग डायग्नोसिस। हम यहां पे डिस्कस करेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस। अच्छा, मेडिकल डायग्नोसिस और नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या डिफरेंस होता है उसको मैं थोड़ा सा बताता हूं, डिटेल में आगे बताएंगे। मेडिकल डायग्नोसिस क्या होता है कि किसी भी पेशेंट की जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, ठीक है, किसी भी पेशेंट की जो रियल प्रॉब्लम है उसको हम क्या कहते हैं, या जो एक्चुअल डिजीज है उसको कहते हैं मेडिकल डायग्नोसिस। जैसे फॉर एग्जांपल किडनी में स्टोन है तो रेनल स्टोन हो गया। क्लियर है। ऐसे मान लीजिए किसी को बीपी की शिकायत है तो हाइपरटेंशन हो गया। ठीक है। तो ये सारी चीजें, किडनी स्टोन, हाइपरटेंशन, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, स्ट्रोक, ये सारी चीजें क्या है दोस्तों, मेडिकल डायग्नोसिस में आती है। क्लियर है। अब किडनी स्टोन तो हो गया मेडिकल डायग्नोसिस, उसने लिख दिया रीनल स्टोन या किडनी स्टोन, डॉक्टर ने, ये मेडिकल डायग्नोसिस। अब उस डायग्नोसिस से रिलेटेड पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है भाई, उसको पेन होगा। ठीक है। पेन के साथ साथ उसके इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस भी होंगे, उसको यूरिन पास आउट करने में प्रॉब्लम आएगी। तो ये जो सारी चीजें हैं, यानी कि उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो सारी चीजें अकर होती है उसको कहते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। आप क्लियर हो गया दोस्तों। किसी पेशेंट को ब्लीडिंग चालू होगी, ठीक है, या पैर कट गया, एम्पुटेशन करना पड़ गया, पैर कट गया, या मान लीजिए कि एक्सीडेंट हो गया, सीधा सीधा जो है वो एक्सीडेंट हो गया, इसमें हमारे पास बोर्ड डायग्नोसिस में एक्सीडेंट हो गया, तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या हेड इंजरी, सर फटा है तो हेड इंजरी, फ्रैक्चर हुआ है तो फ्रैक्चर ऑफ फीमर, फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस, जहां कहीं का फ्रैक्चर हुआ तो वो डायग्नोसिस। ये सारे तो हो गए हमारे पास में मेडिकल डायग्नोसिस। लेकिन उसके बाद उसको क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उसको दर्द हो सकता है, उसको भूख नहीं लग सकती है, उसको हो सकता है कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो जाए, स्किन इंटीग्रिटी हो जाए। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये नर्सिंग डायग्नोसिस है। मेडिकल डायग्नोसिस या एक्चुअल डिजीज से एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम्स आती है उसको कहते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस करेंगे हम, भाई हमने असेसमेंट कर लिया, असेसमेंट के बाद हमने डायग्नोसिस बनाया कि इसको तो पेन रिलीव करना है, किसका फीवर है तो फीवर रिड्यूस करना है। हमने एक इंफॉर्मेशन के बाद में जो है वो हमने टारगेट सेट किए, क्या किए, टारगेट सेट किए कि हाँ इसको ये प्रॉब्लम है, इसको पेन है, इसको न्यूट्रिशन देना है, इसको मोबिलाइजेशन देना है, इसको टिश्यू परफ्यूजन देना है। ये सारी चीजें हमने बना ली, वो होते हैं डायग्नोसिस या नर्सिंग डायग्नोसिस। क्लियर हो गया। डायग्नोसिस के बाद आता है हमारे पास में प्लानिंग। प्लानिंग में आता है कि हम सेट करते हैं गोल कि अब हमें करना क्या है। क्लियर है। हमें इंफॉर्मेशन पता चल गई, अब हमें यह पता चला इसको दर्द हो गया, अब हम करते हैं प्लानिंग।
भाई हमें क्या करना है कि गोल के बाद हमें करना है कि इसका तो पेन रिड्यूस करना है हमें तो पहले। अब इसमें जो है वो हमारे पास प्लानिंग से क्वेश्चन आते हैं, एक इनिशियल आता है, एक ऑनगोइंग प्लानिंग आता है, एक डिस्चार्ज प्लानिंग आता है। ठीक है, प्लानिंग मतलब शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी आता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी आता है। तो ये सारी चीजें जो है वो आती है, मतलब एक फिक्स अगर हम गोल डिसाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं। डायग्नोसिस के आधार पे हम गोल डिसाइड करते हैं। डायग्नोसिस हो गया पेन, और गोल हमारा हो गया कि इसका पेन खत्म करना है। डायग्नोसिस होगा स्किन इंटीग्रिटी, तो हमें जो है वो स्किन मेंटेन करना है। वो सारी चीजें हो गई हमारे पास में प्लानिंग। उसके बाद आ जाता है दोस्तों इम्प्लीमेंटेशन। नाम ही पता चला इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट का मतलब होता है काम कर देना। ठीक है, तो जैसे आपने प्लानिंग कर ली कि हमें फीवर कम करना है, तो आप उसके काम करने में लगे। काम करने में क्या करोगे कि हो सकता है कि उसको कोल्ड स्पंजिंग देनी पड़ जाए, उसका रूम का जो एनवायरमेंट है उसको मेंटेन करना पड़ जाए, या हो सकता है कि डॉक्टर से पूछ के हमें जो है वो एंटीपायरेटिक ड्रग्स जो है वो देनी पड़ जाए। यानी कि एन के प्रकार उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम जो वर्क करते हैं, ठीक है, जो भी कार्य करते हैं, वो सारी चीजें आती है हमारे पास में इम्प्लीमेंटेशन। क्लियर हो गया। और इम्प्लीमेंटेशन में आपको हर चीज का रेशनल भी पता होना चाहिए। अगर आप इन फ्यूचर में जो है वो सक्सेस होना चाहते हो, किसी भी पेशेंट को जैसे मान लो कि आपने ये क्यों दिया, एक्सरसाइज क्यों करवाई, तो उसका एक पर्टिकुलर रेशनल आपके पास में होना चाहिए, ताकि आपके कंसेप्ट बिल्कुल जो है वो शीशे की तरह क्लियर हो जाए। तो ये हो गया इम्प्लीमेंटेशन। और लास्ट प्रोसेस आती है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब था टू आउटकम। भाई हमने जितनी देर भी जो गाथा गई, तांडव किया, उसका आउटकम क्या है। तांडव का मतलब नर्सिंग प्रोसेस में जो नर्सिंग केयर की। क्लियर है। तो जो भी हमने काम किया उन सब का रिजल्ट क्या निकला उसको बोलते हैं दोस्तों इवोल्यूशन। क्लियर हो गया। इवोल्यूशन के बाद हम देखते हैं कि हाँ क्या आउटकम निकला। अगर बहुत अच्छा आउटकम निकला इन द सेंस आपका जो कार्य किया या आपने जो नर्सिंग प्रोसेस की वो बहुत अच्छा है। हो सकता है कई बार जो है वो वापस से हमारे पास रिजल्ट अच्छा नहीं आए, तो हम फिर से वही प्रोसेस चलते हैं, वापस से असेसमेंट करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, प्लानिंग करते हैं, इंप्लीमेंटेशन, इंटरवेंशन। इसीलिए इसको जो है वो साइक्लिक प्रोसेस भी बोला गया है। और दूसरी चीज, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब होता है कि कभी भी ये चीज खत्म नहीं होती। आप इंप्लीमेंटेशन स्टेज में पहुंच गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप असेसमेंट नहीं कर सकते, आप उस टाइम पे भी कोई चीज असेस कर सकते हो। क्लियर है। तो इस तरीके से जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और एक साइक्लिक प्रोसेस है। क्लियर हो गया। आपको मोटा मोटी इंफॉर्मेशन पता है। असेसमेंट में होता है टोटल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, डायग्नोसिस में होता है कि हमें प्रॉब्लम एसोसिएटेड करना उससे रिलेटेड, प्लानिंग में होता है कि हमें फिक्स जो है वो टारगेट डिसाइड करना है कि करना क्या है, इंप्लीमेंटेशन में होता है हाँ टू वर्क, ठीक है, कि हाँ हम जो है वो क्या कार्य कर रहे हैं, और इवोल्यूशन में होता है हमारे पास में रिजल्ट टू आउटकम। क्लियर होगा। ये नर्सिंग प्रोसेस की जो है वो हमारे पास में एक सिंपल और बेसिक इंफॉर्मेशन आ गई। अब आता है इसके अंदर वन बाय वन करके जो हम इसमें डिटेल से लेते हैं। डिटेल से बिल्कुल सिंपल लेंगे और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सबको, क्योंकि अब डिटेल में ही इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि स्टेज जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्वेश्चन सबसे ज्यादा इसी में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहली स्टेप से ले लेते हैं हमारे पास में, दैट इज पहली असेसमेंट। असेसमेंट में हम ले लेते हैं। असेसमेंट में क्या था, सिंपल डेफिनेशन बताई थी, टुगेदर इंफॉर्मेशन और डाटा। सीधा लिख दो आप, इंफॉर्मेशन और डाटा या प्रॉब्लम जो भी है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। डाटा लिख दिया इन द सेंस पूरी चीज आगे। डाटा जो है वो एक प्लूरल वर्ड है। क्या है, प्लूरल वर्ड है। अगर सिंगुलर आपसे पूछे तो दोस्तों सिंगुलर होता है डेटम। डेटम जो है वो सिंगुलर, एक इंफॉर्मेशन है उसको हम बोलते हैं डेटम। और डाटा क्या होता है, पूरी इंफॉर्मेशन। हम नहीं कहते कि ये हमारे स्टूडेंटों का डाटा है, नोट सेट वाला कहते हैं कि ये हमारे पास 90,000 नर्सिंग ऑफिसर का डाटा है, ठीक है। तो डाटा जो है वो अपने आप में एक प्लूरल थिंग्स है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी चीजें हैं, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, डाटा कहते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, डाटा जो है वो प्लूरल है, डेटम जो है वो सिंगुलर है। चलो कोई नहीं, लीव इट। हम बात करते हैं असेसमेंट की। असेसमेंट में क्या था हमारे पास में, टू गेदर द इंफॉर्मेशन और डाटा, ठीक है। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन जो हम पेशेंट से रिलेटेड कलेक्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, असेसमेंट।
क्लियर हो गया दोस्तों। अब उसके बाद में इंफॉर्मेशन या डाटा जो है वो दो तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है? एक सब्जेक्टिव डाटा होता है, एक ऑब्जेक्टिव डाटा होता है। तो अगर हम बात करें टाइप ऑफ डाटा की, तो उसमें हम ले लेते हैं टाइप ऑफ डाटा। डाटा की जो हम टाइप की बात करेंगे तो दो टाइप होते हैं। ए हो गया हमारे पास में ऑब्जेक्टिव डाटा, और दूसरा हो गया दोस्तों हमारे पास में सब्जेक्टिव डाटा। अब देखो इसको हम वन बाय वन करके लेते हैं। ए हो गया हमारे पास में ऑब्जेक्टिव डाटा और बी हो गया हमारे पास में सब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा को जो है वो हम दूसरे नाम से जाते हैं ओवर्ट डाटा, ठीक है। ओवर्ट एंड कोवर्ट दो चीजें होती है, ओवर्ट एंड कोवर्ट। ये चीज जो है वो आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। एक चीज होती है हमारे पास में ओवर्ट और दूसरी चीज होती है हमारे पास में कोवर्ट डाटा। ओवर्ट डाटा और कोवर्ट डाटा। सब ऑब्जेक्टिव डाटा को जो है वो मेजरेबल डाटा के नाम से भी जाना था। ये भी एग्जाम में जो है वो काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, मेजरेबल डाटा। अब मेजरेबल डाटा क्या होता है, या हम कहें कि हमारे पास में जो है वो ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होता है, वो इंफॉर्मेशन या वो डाटा जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पूरे डिटेल से बता देता हूं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, पेशेंट आया, आने के बाद में मान लीजिए आपने उसका वाइटल साइन चेक किया, बीपी चेक किया, पल्स चेक किया, टेम्परेचर चेक किया, वेट चेक किया, ये सारी चीजें आपने ऑब्जर्व की है। उसको एडिमा देखा, दबा के देखा कि पिटिंग एडिमा है, नॉन पिटिंग है, आपने कैपिलरी रिफिलिंग देखा, ये सारी चीजें आपने जो है वो स्क्लेरा देखा कि येलोइश तो है या नहीं है, आपने टंग देखी, ये सारी चीजें, या ये जो भी हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, वो हो गया हमारे पास में ऑब्जेक्टिव डाटा। जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वो चीजें होती है दोस्तों हमारे पास में मेजरेबल डाटा या ऑब्जेक्टिव डाटा। क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आता है दोस्तों। तीन चीजें दी जाती है जिसमें कई बार जो है वो 3 सब्जेक्टिव डाटा देते हैं, एक ऑब्जेक्टिव डाटा दे देते हैं और पूछते हैं कि इसमें से ऑब्जेक्टिव डाटा कौन सा है। या कई बार क्या करते हैं 3 प्रकार के ऑब्जेक्टिव डाटा देते हैं और एक पूछ लेते हैं सब्जेक्टिव डाटा कि इसमें सब्जेक्टिव कौन सा है। यानी कि जिस डाटा को या जिस इंफॉर्मेशन को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा या ओवर्ट डाटा या मेजरेबल डाटा। जैसे पल्स चेक कर रहे हैं, टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, वेट चेक कर रहे हैं, बीएमआई चेक कर रहे हैं, ये सारे के सारे डाटा क्या आते हैं दोस्तों? ऑब्जेक्टिव डाटा आते हैं। सब्जेक्टिव डाटा क्या होते हैं? सब्जेक्टिव डाटा वो होते हैं जिसको पेशेंट बताता है। क्या? कि जैसे मेरे पेट में दर्द है, अब हम पेट में आंखों से तो नहीं देख सकते हैं ना कि इसके पेट में दर्द है, नहीं कह सकते। वो कहेगा कि मुझे नोजिया जैसा हो रहा है, ठीक है। वो कहेगा मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। तो चक्कर के लिए कोई मशीन थोड़ी है। अगर चक्कर के लिए मशीन होगी तो सारी लड़कियां जो है वो पकड़ी जाती है और सारे स्कूल बंद हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा चक्कर ही आते हैं, ठीक है। अच्छा, लड़कियां अपने दिल पे मत लेना, कोई बात नहीं। क्लियर हो गया। सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा इन द सेंस कि पेशेंट खुद बताता है, वो प्रॉब्लम जो है वो खुद बताता है, उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा में क्या था कि इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं। पल्स हमने चेक की, अब पल्स पेशेंट थोड़ी बता देगा कि हाँ सर मेरी जो है वो मुझे 160 पल्स रेट आ रही है, मुझे टैकीकार्डिया हो गया, ऐसा तो नहीं कहेगा। वो तो ये बता सकता है कि मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, मुझे लगता है कि हार्ट बहुत तेज धड़क रहा है, या कभी कभी मुझे जो है वो ये बिल्कुल जो है वो धक धक की आवाज सुनाई देती है। तो पेशेंट उसके बारे में बता सकता है, हम उसको मेजर करेंगे तो मेजरे वाला हो गया हमारे पास में ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा जो पेशेंट बताएगा कि मेरे एब्डोमेन में पेन है, अब हम आंखों से नहीं देख सकते एब्डोमेन, वो कहेगा कि मुझे नींद नहीं आती है। अब नींद को तो हम जब देखेंगे तभी तो पता चलेगा। या वो कहेगा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे नोजिया है, वो मुझे वॉमिटिंग है। या वो कहेगा जैसे मान लीजिए कि मेरे को तो पेशाब में जलन हो रही है। अब पेशाब में जलन हो रही है तो वो तो पेशेंट ही बताएगा, हम कैसे पता लगेंगे? हम तो यूरिन का कलर देख सकते हैं, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी देख सकते हैं, यही तो देख सकते हैं। बाकी जलन वगैरह तो वो जो है वो पेशेंट ही बताएगा। या हम तो 24 आवर्स यूरिन को जो हो मेजर कर सकते हैं कि कितना यूरिन निकला, ओलिगोयूरिया है, पोलिगोयूरिया है, जो भी चीजें हैं XYZ। तो मेजर ऑब्जेक्टिव डाटा होते हैं हमारे पास में, जो कि हम जो है वो ऑब्जर्व करते हैं या जिनको हम मेजर करते हैं उनको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा। और जो पेशेंट खुद से बताता है वो हो गया हमारे पास में सब्जेक्टिव डाटा। तो दोस्तों इसके बाद तो नहीं भूलोगे, पेशेंट के द्वारा जो बताया जाता है, ठीक है, पेशेंट टेलिंग, पेशेंट जो चीज बताता है वो, और ये जो हम मेजर करते हैं, जो हम मेजर करते हैं पल्स रेट वगैरह, टेम्परेचर वगैरह, वो डाटा हो गया ऑब्जेक्टिव डाटा। क्लियर हो गया दोस्तों। चलें आगे। उसके बाद जो है
कि जो डाटा दिया जाता है, प्रोवाइड द डाटा, वो दो तरीके से दिया जा सकता है। एक होता है वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल। क्लियर हो गया? वर्बल और नॉन वर्बल, यानी कि प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन जो है वो दो तरीके से दी जाती है। प्रोवाइड की अगर हम बात करें तो किस तरीके से, एक होता है वर्बल और दूसरा होता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल, अब देखो वर्बल और नॉन वर्बल में क्या है, नाम से पता चल रहा है, इसमें इतना ज्यादा जो है वो सोचने वाली चीज नहीं है। वर्बल क्या होता है, पेशेंट बोल बोल के बता रहा है कि मुझे यहां दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, ये वाली चीजें, ये सारी की सारी चीजें जो है वो वर्बल में आती है। नॉन वर्बल इशारों में, ठीक है, पोजीशन में, टेक्सचर में, फेशियल एक्सप्रेशन में, इन सब चीजों से जो बताया जाता है वो आती है दोस्तों नॉन वर्बल। जैसे फॉर एग्जांपल वर्बल में बता दिया कि मुझे यहाँ पे जो है वो दर्द हो रहा है, या मुझे पेट में दर्द हो रहा है, या मुझे चक्कर आ रहे हैं, ये सारे जो है वो वर्बल डाटा है। पेशेंट कई बार जो है वो अनकॉन्शियस या सेमी कॉन्शियस में रहता है, या कई बार सेडेशन में रहता है, तो पेशेंट से हम पूछते हैं, या एंडोट्रेकल ट्यूब डली हुई है, सीधा सीधा इंफॉर्मेशन है, एंडोट्रेकल ट्यूब डली हुई है, या फिर जो है वो ट्रेकेस्टोमी ट्यूब डली हुई है, तो उसको हम कहते हैं क्या दर्द हो रहा है, तो वो कहेगा हाँ, ठीक है, चक्कर आते हैं, बोला ना। तो इशारों में, ठीक है, इशारों में अगर वो चीज जो है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, ऐसे करके कहेगा, ऐसे करके कहेगा, बस, तो उससे हमें इशारों में वो सारी चीज समझ में आती है, तो वो चीज होती है दोस्तों नॉन वर्बल। वर्बल में वो बोल के बता देगा कि सीधा सीधा जो हो ये कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे नॉन वर्बल बच्चों में, ठीक है, बच्चे तो बोल के बताते नहीं है, उनको तो हमें जो है वो ऐसे ही असेसमेंट करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें होती है हमारे पास में वर्बल एंड नॉन वर्बल। क्लियर हो गया? उसके बाद में आता है दोस्तों हमारे पास में सोर्सेज ऑफ डाटा, कि हमने ये तो देख लिया सोर्सेज ऑफ डाटा, डाटा का जो है वो सोर्स क्या होता है, किस किस तरीके से हम डाटा को जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों सोर्सेज ऑफ डाटा के तीन सोर्स होते हैं, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज और टर्सरी सोर्सेज। याद रखने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, ऐसा ही जो है वो हमारे पास में टाइप होना चाहिए। तो पहला आ गया हमारे पास में प्राइमरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज में क्या होता है दोस्तों, इसको हम ले लेते हैं। प्राइमरी सोर्स में जो है वो हमारे पास में नाम से पता चला है कि पेशेंट खुद सारी चीजें बताता है। क्या करता है, पेशेंट खुद से सारी चीज बताता है कि मुझे यहां दर्द हो रहा है, ऐसे हो रहा है, या पेशेंट से हम डायरेक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों आ गए दोस्तों, ठीक है। सोर्सेज ऑफ डाटा में दोनों आ जाते हैं हमारे पास में, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। वो तो एक डाटा का प्रकार था, ठीक है। अब इसमें हम पूरा डाटा लेते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो। अब प्राइमरी सोर्सेज में क्या है, हम डायरेक्ट पर्सन से कलेक्ट करते हैं, उसी की पल्स रेट चेक कर ली, ये सारी चीजें चेक कर ली, पेशेंट ने हमें खुद से बता दिया। ये सारी चीजें क्या होती है दोस्तों, प्राइमरी सोर्सेज होते हैं। दूसरा आ जाता है हमारे पास में सेकेंडरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स में क्या होता है, या तो उसके दोस्त लोग या फिर उसकी फैमिली मेंबर्स कोई भी इंफॉर्मेशन देता है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सोर्सेज। जैसे मान लीजिए कोई आदमी पीता है, तो वो खुद से नहीं बताएगा कि वो पीता है, उसके घर वाले जरूर बताएंगे कि ये तो पीता है और बहुत पीता है, रोज पीता है, ठीक है। स्मोकिंग करते हो नहीं बताएगा एक बार, लेकिन उसके साथ वाले, उसके घर वाले सब बता देंगे कि हाँ स्मोकिंग करता है। तो वो इंफॉर्मेशन जो हमें उस पर्सन के अलावा किसी दूसरे पर्सन से मिलती है, वो होती है हमारे पास में दोस्तों सेकेंडरी सोर्सेज। कौन सा हो गया, सेकेंडरी सोर्सेज। तीसरी आ जाती है हमारे पास में दोस्तों टर्सरी। टर्सरी सोर्सेज, टर्सरी सोर्सेज में क्या होता है कि किसी भी डायरी से, ठीक है, उसकी डायरी से या फिर हमें जो है वो और कहीं से इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट होती है, उसको हम बोलते हैं टर्सरी। मान लीजिए एक क्लाइंट ने जो है वो पूरी इंफॉर्मेशन लिखी है कि मैं रोज जाता था, डिस्को में जाता था, वहां ड्रिंक करता था, ये वो सब चीजें, मतलब वो इंफॉर्मेशन जो हमें किसी पर्सन से न होके किसी डायरी में किसी और चीज में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों टर्सरी सोर्सेज। क्लियर हो गया? तो ये तीनों चीज ध्यान रखना। डाटा सोर्सेज की कौन कौन सी चीजें होगी, पहले होगी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी यानी कि डायरेक्ट पेशेंट से हमें पता चल रही है, सेकेंडरी मतलब उसके रिलेटिव, उन सब चीजों से पता चल रही है। खासतौर से बच्चों में क्या करता, माँ ही बताती है कि इसको पेशाब में जलन है, या ये पेट दर्द के लिए बोलता है, या इस चीजों के लिए बोलता है, क्योंकि बच्चा जो है वो नहीं बता पाता एक्चुअली। तो इन सब चीजों में, या काफी ओल्ड एज में, ठीक है, नहीं बोल पाते, तो उसमें उसके रिलेटिव या घर वाले ही उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। टर्सरी क्या हो गया, किसी डायरी से या और कहीं से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, तो हो गया हमारे पास में टर्सरी सोर्सेज। उसके बाद आ जाता है दोस्तों मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन,
डाटा कलेक्शन के जो है वो क्या मेथड्स हो सकते हैं दोस्तों, इससे भी जो है वो एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। हालांकि बहुत इजी है। अब आपको पता है कि डाटा कलेक्शन का मेथड्स क्या हो सकते हैं। आप हॉस्पिटल में जाते हो, आपको पता ही है, तो पहला तो मेथड आ जाता है दोस्तों हमारे पास में फिजिकल एग्जामिनेशन। क्या आ जाता है? फिजिकल एग्जामिनेशन। आपको पता ही है कि पेशेंट जैसे आता है तो हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करते हैं? हम हेड टू टो उसका एग्जामिन करते हैं, ठीक है। कहाँ एडिमा है, नहीं है, क्या नहीं है, बीपी कैसा है, ये सारी चीजें कैसी है, टेम्परेचर क्या है, वो सारी की चीजें हम जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो वो हो गया हमारे पास में फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड्स में हम चारों जो हमारे पास में मेथड्स होते हैं उनको हम ले लेते हैं। चारों मेथड्स कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक होता है इंस्पेक्शन, ये हो गया पहला इंस्पेक्शन। दूसरा हो गया हमारे पास में पैल्पेशन। तीसरा हो गया हमारे पास में परकशन। और लास्ट हो गया हमारे पास में ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन क्लियर है? इन मेथड्स के द्वारा जो है हम डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक, आपको ये सारी चीजें जो है वो पता ही होगी। वैसे फिजिकल एग्जामिनेशन का मैंने अलग से टॉपिक लिया हुआ, उसमें आप देख सकते हो। बाय द वे मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ। इंस्पेक्शन में क्या होता है दोस्तों, हम हेड टू टो जो है वो एग्जामिन करते हैं, ऊपर से नीचे तक ऑब्जर्व करते हैं कि क्या है क्या नहीं है, हाथ सही है, टूटा हुआ है, ये सारी चीजें है, एडिमा है नहीं है, येलोइश स्किन है या नहीं है, मतलब सिर्फ आंखों से देख के हम जो है वो उसको असेस करते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों इंस्पेक्शन। सेकेंड आ जाता है हमारे पास में पैल्पेशन। पैल्पेशन में क्या होता है दोस्तों, हम उसको छू के देखते हैं, ठीक है। छू के जो हो हम देखते हैं कि टेंडरनेस है या नहीं है, एडिमा है या नहीं है, कौन सा एडिमा है, पिटिंग है, नॉन पिटिंग है, ये सारी चीजें जो है वो हम क्या करते हैं पैल्पेशन में देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों परकशन। परकशन में क्या होता है कि हम नॉन डोमिनेंट हैंड को प्लेस कर देते हैं और डोमिनेंट हैंड से जो है वो हम एक वॉइस प्रोड्यूस करवाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, परकशन बोलते हैं। आपने देखा होगा एब्डोमेन पे या चेस्ट पे जो है वो ऐसे करके जो है वो परकशन करते हैं, ठीक है ना, साउंड प्रोड्यूस करके जो है वो डाटा असेस करते हैं, उसको बोलते हैं परकशन। और लास्ट में आ जाता है दोस्तों ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन क्या होता है कि हम या तो स्टेथोस्कोप से या किसी चीज से हम साउंड सुनते हैं, उसको बोलते हैं ऑस्कल्टेशन। जैसे रेस्पिरेटरी रेट में हम देखते हैं कि रेल्स है, वीजिंग है, देन उसके बाद क्रशिंग साउंड है, ये सारी चीजें जो है वो हम असेसमेंट किसके द्वारा करते हैं दोस्तों, ऑस्कल्टेशन के द्वारा करते हैं। तो पहला मेथड डाटा कलेक्शन का था फिजिकल एग्जामिनेशन, जो आपको पता ही है। सेकंड आ जाता है हमारे पास में सेकंड इंटरव्यू। इंटरव्यू जो कि सबसे मेन कॉमन होता है। इंटरव्यू का मतलब यही होता नहीं होता दोस्तों कि आप आईएएस आईपीएस का जो है वो इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। इसकी चीज इसके पास में जा रही है और इसकी चीज इसके पास में जा रही है, वो हो गया हमारे पास में इंटरव्यू। इंटरव्यू में हम क्या करते हैं, पूछते हैं कब से दर्द हो रहा है और घर में किसी को कोई दिक्कत है या नहीं है। पेट दर्द हो रहा है तो पूछते हैं खाना क्या खाया था, कहाँ पे खाया था, कोई स्ट्रीट फूड तो नहीं लिया था। तो ये सारी चीजें जो है वो इंटरव्यू में ही आती है, ठीक है। कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके जो है वो असेसमेंट करते हैं, पता करते हैं कौन सा बच्चा है, कब से है, क्या है, पहले बच्चे कोई मरे तो नहीं, जिंदा है सारे के सारे, इम्यूनाइजेशन करवाते हो या नहीं करवाते, खुद का करवाया है कि नहीं करवाया। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास में किस में आ जाती है, इंटरव्यू में आ जाती है। इंटरव्यू मतलब एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन और इंटरव्यू ये बेसिकली जो है वो हमारे पास में डाटा कलेक्शन के मेथड्स है। हालांकि डाटा कलेक्शन के और भी कम से कम जो है वो 200 मेथड्स हैं, लेकिन हमारे पास में नर्सिंग प्रोसेस में ये बेसिकली 2 ही काम में आते हैं। ऐसे तो क्वेश्चनरी है, चेकलिस्ट है, लिकर्ट स्केल है, बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे पास में जो है वो बेसिकली 2 ही आते हैं डाटा कलेक्शन में, या तो फिजिकल एग्जामिनेशन से या इंटरव्यू से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? अगर हम रिसर्च देखेंगे या स्टेटिस्टिक्स देखेंगे तब हमें जो है वो डाटा टेक्निक्स हो या मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन बहुत सारे मिलेंगे। क्लियर है? आपने रिसर्च की होगी तब पता भी चला होगा कि सर्वे मेथड्स भी होता है, क्वेश्चनरी भी होता है, लिकर्ट स्केल, चेक स्केल, बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारे पास बेसिकली ये जो है वो 2 ही होते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? तो हमने क्या डिस्कस किया, असेसमेंट को डिस्कस किया। अच्छा, आप सोचोगे कि सर असेसमेंट ही इतना बड़ा है तो बाकी में तो बहुत लग जाएगा। दोस्तों असेसमेंट ही बड़ा है, बाकी सारे छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। तो इस असेसमेंट में क्या था दोस्तों, असेसमेंट में था हम कि गैदर द इंफॉर्मेशन और डाटा और इंफॉर्मेशन को जो गैदर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, असेसमेंट। अब डाटा 2 तरीके का होता है, एक सब्जेक्टिव डाटा होता है और एक ऑब्जेक्टिव डाटा होता है। सब्जेक्टिव डाटा क्या था दोस्तों,
सब्जेक्टिव डाटा होता है। ऑब्जेक्टिव डाटा क्या था? जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, जिसको हम चेक करते हैं, जिसको हम मेजर करते हैं, जैसे कि पल्स रेट, टेम्परेचर, ये सारी चीजें थी ऑब्जेक्टिव डाटा। दूसरा आता है सब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा में आता है दोस्तों कि पेशेंट खुद बताता है कि मुझे ये प्रॉब्लम्स है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि प्रोवाइड कैसे इंफॉर्मेशन मिलती है, तो इंफॉर्मेशन मिलती है वर्बल से भी मिल सकती है और नॉन वर्बल से भी। वर्बल में क्या है कि पेशेंट खुद से बताता है कि ये चीजें हैं। नॉन वर्बल में क्या था कि वो गेस्चर, पोस्चर या इशारा करेगा। ये तो हो जाता है हमारे पास में दोस्तों ओरली या डायरेक्ट जो है वो बताता है। इसमें क्या करते हैं? देन फेशियल एक्सप्रेशन या साइन देता है वो किसी तरीके से, या गेस्चर चेंज करता है। तो ये सारी चीजें जो है वो सारी चीजें आगे हमारे पास में नॉन वर्बल में। उसके बाद आता है सोर्सेस ऑफ डाटा। कहां से हमें डाटा मिल सकता है? तो 3 जगह से हमें डाटा मिल सकता है, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज और टर्सरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज क्या है? पेशेंट से डायरेक्ट अगर हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है तो प्राइमरी सोर्सेज हो गया। सेकेंडरी सोर्सेज क्या है कि उसके घर वाले या उसके रिलेटिव हमें बता रहे हैं, वो सेकेंडरी सोर्सेज हो गया। और टर्सरी सोर्सेज क्या है? किसी भी डायरी या बुकलेट से हमें वो इंफॉर्मेशन मिल रही है तो वो हो गया हमारे पास में टर्सरी सोर्सेज। मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन की बात करें तो मेथड्स में क्या क्या है? बेसिकली फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें 4 स्टेप थी, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन और इंटरव्यू। ये हमारे पास में मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन थे। इससे आपका 100% जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कहां से आएगा ये भी मैंने आपको बता दिया दोस्तों। क्वेश्चन आ सकता है पहली स्टेज कौन सी है, क्वेश्चन आ सकता है कि डाटा कितने प्रकार के हो सकते हैं, 1 2 3 4, तो वो देन आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। 3 ऑब्जेक्टिव देके 1 सब्जेक्टिव पूछ सकता है, 3 सब्जेक्टिव देके 1 ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। क्लियर है? उसके बाद में आपको टेक्निक पूछ सकता है, उसके बाद में आपने वर्बल, नॉन वर्बल पूछ सकता है। ये सारी चीजें जो है आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलो कोई नहीं, कैसे भी पूछे, सही तो हमें करके आना ही है। क्लियर हो गया? सेकेंड प्रोसेस आ जाती है हमारे पास में, दैट इज डायग्नोसिस। सेकेंड प्रोसेस क्या है दोस्तों? डायग्नोसिस। अच्छा, कई बार जो है वो कई बच्चों का जो है वो कमेंट आता है कि सर आपके वीडियो जो है वो बड़े हो जाते हैं। दोस्तों बड़े और छोटे से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या आपको बोरिंग लगता है। अगर आपको बोरिंग लगता है तो आप कह सकते हो, ठीक है, आप बोरिंग लगता है। मैं यही चाहता हूं कि आपको एक टॉपिक को एक बार अगर जो है वो क्लियर कर लो तो उसके बाद जिंदगी में ना देखना पड़े, ये मेरा पर्पज है। यानी कि वही डायलॉग पुराने वाला कि पढ़ो ऐसे जैसे बरसों जीना हो और जीवो ऐसे जैसे कल ही मर जाना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, बच्चे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। कम्युनिटी में पढ़ते हैं, पीडियाट्रिक में पढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ लेते हैं। क्लियर है? या सॉरी तो कहीं पे भी पढ़ो। इम्यूनाइजेशन आपने पढ़ा माइक्रोबायोलॉजी में, फिर आप उसको गायनिक में भी पढ़ रहे हो, आप उसको पीड्स में भी पढ़ रहे हो, आप उसको कम्युनिटी में पढ़ लो। अरे एक ही जगह पढ़ लो ना अच्छी तरीके से। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 10-10, 15-15 मिनट को पढ़ने से बढ़िया है कि 1-1.5 घंटे की साला एक ही क्लास ले जाए ताकि चीजें ही खत्म हो जाए। 1.5 घंटे की हो, 2 घंटे की हो, 3 घंटे की हो, कितनी भी क्लास हो, लेकिन एक क्लास में वो सारी चीज खत्म हो जाएगी। इसके बाद तो हमें कहीं चीज की जाने की जरूरत नहीं है। तो क्लास ऐसी होनी चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है जो मैंने आज तक अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से जो है वो सीखा है। ठीक है? तो क्लास बड़ी छोटी सी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसमें हमें क्वालिटी मैटर जो है वो कितना मिल रहा है। क्लियर है? तो आ जाते हैं हमारे पास में डायग्नोसिस पे। तो दोस्तों डायग्नोसिस क्या होती है? डायग्नोसिस होता है कि एक्चुअल और पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को क्या कहते हैं दोस्तों? डायग्नोसिस कहते हैं। कि ठीक है, एक पेशेंट की किसी भी चीज को क्लाइंट्स से एक्चुअल एंड पोटेंशियल प्रॉब्लम्स ऑफ, ठीक है, या सीधा सीधा ऑफ जोड़ो, जब क्लाइंट लिख दिया। क्लाइंट्स की एक्चुअल और पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को जो है वो किस में लेते हैं दोस्तों? डायग्नोसिस में लेते हैं। अब डायग्नोसिस जो है वो 2 तरीके का होता है। यहां पे इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूं, वैसे इसके टाइप नहीं है। ये डायग्नोसिस तो हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस ही है, ये इसके टाइप नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, डायग्नोसिस हम नर्सिंग प्रोसेस में सिर्फ नर्सिंग डायग्नोसिस पढ़ेंगे। ठीक है? हम पढ़ रहे हैं वैसे डायग्नोसिस जो है वो कितने टाइप का होता है? तो डायग्नोसिस दोस्तों 2 तरीके का होता है। एक होता है मेडिकल डायग्नोसिस, और दूसरा होता है हमारे पास में नर्सिंग डायग्नोसिस।
अब देखो वन बाय वन करके जो है वो हम इसको ले लेते हैं। मेडिकल डायग्नोसिस क्या होता है दोस्तों? मेडिकल डायग्नोसिस होता है कि किसी भी पेशेंट की एक्चुअल डिजीज क्या है उसको बोलते हैं मेडिकल डायग्नोसिस। यानी कि जो डिजीज है उसको क्या बोलेंगे? मेडिकल डायग्नोसिस। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को जो है वो किडनी में स्टोन है तो वो हो गया रीनल स्टोन। तो रीनल स्टोन क्या हो गया? एक्चुअल डायग्नोसिस। क्लियर है? ऐसे ही हो गया हमारे पास में गोल ब्लैडर में स्टोन है तो कोलीलिथाइसिस हो गया। ठीक है, तो ये चीजें जो एक्चुअली जो डिजीज है उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? मेडिकल डायग्नोसिस कहेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास में नर्सिंग डायग्नोसिस। उस डिजीज से रिलेटेड जो जो प्रॉब्लम एसोसिएटेड होती है उसको हम बोलते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। जैसे फॉर एग्जांपल रीनल स्टोन हो गया तो रीनल स्टोन की वजह से हमें क्या होता है? पेन होता है। ठीक है, ऐसे ही लंग कैंसर हो गया, वो हो गया मेडिकल डायग्नोसिस। अब लंग कैंसर में हमें गैस को या रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आती है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम कहते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। ऐसे ही हमारे पास मान लो कि किसी को ट्यूमर है, इंटेस्टाइनल ट्यूमर है, तो उसको क्या होता है? पेन होता है, या एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है, या क्या होता है कि उसको जो है वो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट में बैलेंस होता है, ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट होता है। तो ये सारी चीजें यानी कि उस एक्चुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या क्या हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स आ रही है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? नर्सिंग डायग्नोसिस। क्लियर हो गया? अब तो नहीं भूलोगे। जो डिजीज है वो हो गया हमारे पास में मेडिकल डायग्नोसिस, और उस डिजीज से एसोसिएटेड जो जो प्रॉब्लम्स आ रही है, मान लीजिए कि किसी पेशेंट को जो है वो लंग ट्यूमर है तो उसको रेस्पिरेशन में दिक्कत आ रही है, पेन हो रहा है, ये सारे की सारी चीजें क्या हो गई दोस्तों? हमारे पास में नर्सिंग डायग्नोसिस हो गया। क्लियर हो गया? तो ये चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर हो गया? नर्सिंग डायग्नोसिस और मेडिकल डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या होता है? एक्चुअल और पोटेंशियल प्रॉब्लम्स जो होती है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? डायग्नोसिस कहते हैं। ये कंप्लीट हो गया। इसमें हमका पर्टिकुलर जो है वो नर्सिंग और मेडिकल का नहीं है। और वैसे डायग्नोसिस जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक मेडिकल डायग्नोसिस होता है और एक जो है वो नर्सिंग डायग्नोसिस होता है। क्लियर हो गया? अब बात आती है कि हमारा जो नर्सिंग डायग्नोसिस है, नर्सिंग जो डायग्नोसिस है इसको जो है वो ऐसे भी लिखते हैं दोस्तों, नर्सिंग डायग्नोसिस। आपने जो है वो देखा होगा इसी तरीके से जो है वो बिल्कुल जो है वो ट्रायंगल बना के भी लिखते हैं। कहीं पे भी आपने डायग्नोसिस देखा होगा तो इस तरीके से भी जो है वो लिखा हुआ मिल जाएगा। तो अगर ऐसा साइन देखने को मिलता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हम बात करते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। अब नर्सिंग डायग्नोसिस, एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है उसको हम ले लेते हैं। तो दोस्तों एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस में तीन चीजें आती है, ध्यान से समझना। कोई चीज आपको ये नहीं बताएगा, कोई टीचर आपको नहीं बताएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि एक्चुअल में जो है वो देखा जाए तो नर्सिंग डायग्नोसिस में तीन चीजें आती है। अब ये तीन चीजें जो है वो कौन कौन सी होती है उसको हम ले लेते हैं। एक्चुअल में नर्सिंग डायग्नोसिस जो है वो दिया किसने था? वो दिया गया था नंदा। या आपसे पूछे कि नर्सिंग डायग्नोसिस जो है वो हम किसको फॉलो करते हैं, ठीक है, नर्सिंग डायग्नोसिस जो है वो हम किसको फॉलो करते हैं? तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम फॉलो करते हैं। एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म जो है वो काफी बार पूछी गई है, तो इसका जो है वो ध्यान में रखना दोस्तों। फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन। क्लियर हो गया? ये चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखना। नंदा की जो है वो काफी बार जो है वो एग्जाम में जो है वो इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है कि नंदा क्या होती है, या हम कहें कि नंदा जो है वो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, या किसके बेस पे हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं। तो दोस्तों वो होता है हमारे पास में नंदा। नंदा क्या है? नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन। फुल फॉर्म होगी। फुल फॉर्म को आप डायरेक्ट जो है वो सेकेंडरी मेमोरी में जो है वो बैठा लीजिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में ये फुल फॉर्म जो है वो पहले भी पूछी गई है और आगे भी जो है वो ये पूछी जा सकती है। तो इस चीज का जो है वो ध्यान में रखना है कि नंदा को हम फॉलो करते हैं। क्लियर हो गया? अब उसके बाद में आते हैं कि किसी भी नर्सिंग डायग्नोसिस में जो है वो हमें तीन चीजें लिखनी होती है, या तीन चीजें जो है वो मस्ट होती है जो एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस है। अगर आपको एग्जाम में नंबर भी ज्यादा लेके आ रहे, कई बच्चे कहते हैं कि मैंने तो नर्सिंग डायग्नोसिस सही बनाया है या नर्सिंग केयर प्लान सही बनाया है लेकिन हमारे नंबर नहीं आए, या नर्सिंग डायग्नोसिस सही बनाने के बाद भी जो है वो पूरे नंबर नहीं है, 10 नंबर का था 5 नंबर ही आए। तो दोस्तों नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने के लिए जो है वो हमारे पास तीन चीजें हैं। तीन चीजें क्या क्या आती है इसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो समझा रहा हूँ।
पहली चीज होती है कि जो भी प्रॉब्लम है उसको आप सबसे पहले लिखोगे। ध्यान से समझना दोस्तों, बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ 2 मिनट में क्लियर हो जाएगी। 3 चीजें क्या है, पहली तो प्रॉब्लम, जो भी आपकी पोटेंशियल प्रॉब्लम है, एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं, पोटेंशियल प्रॉब्लम है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं कि किसी पेशेंट को जो है वो लंग कैंसर है। क्या है? लंग कैंसर है। अब उसके बाद में हम इसका डायग्नोसिस बनाया, नर्सिंग डायग्नोसिस, मेडिकल डायग्नोसिस तो बन गया, लंग कैंसर है। अब उसको क्या होता है, देखिए पहली चीज आती है इसकी पोटेंशियल प्रॉब्लम। पोटेंशियल प्रॉब्लम आती है इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज, इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज। ये तो हो गया हमारे पास में पहली चीज, क्योंकि उसको प्रॉब्लम है इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज। अब जो चीज आती है रिलेटेड टू, ये जरूर आपने वर्ड देखा होगा, रिलेटेड टू, यहां से होती है सेकंड चीज चालू होती है। यानी कि पहले तो होगी हमारे पास पोटेंशियल प्रॉब्लम। पोटेंशियल प्रॉब्लम क्या थी? इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू डिक्रीज मोमेंट या रिलेटेड टू ट्यूमर, रिलेटेड टू ट्यूमर इन लंग्स। ठीक है, या इनएबिलिटी लिख दो, ट्यूमर की जगह जो है वो इनएक्टिवेटेड द लंग्स। ये हो गया, देखो इनएक्टिवेटेड द लंग्स, यानी कि इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू इनएक्टिव लंग्स। ठीक है, ड्यू टू, अब ड्यू टू से जो है वो चीज आ जाती है ड्यू टू डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल, डिक्रीज O2 लेवल। क्लियर है? अब देखो, अब सारी चीजों को समझा दो या सारी चीजों को जो है वो क्लियर कर देते हैं। पहले तो ये आ गए, ये मैंने रेड से किया, ये मैंने आपको जो है वो ब्लू से किया, और एक लास्ट में जो है वो मैं ग्रीन से ले लेता हूं। ये देखो, अब जो है वो मैं सारी चीजें लिख देता हूं। ये मैंने 3 नंबर लिख दिया ग्रीन, ये मैंने 2 नंबर लिख दिया, और ये मैंने 1 नंबर लिख दिया। अब देखो, अब मुझे नहीं लगता कोई आपको डाउट रहेगा। क्लियर है? तीनों जो है वो चीजें लिख दी। ये तीनों चीज आपके अगर नर्सिंग डायग्नोसिस में है तो दोस्तों मैं चैलेंज करके कह सकता हूं, दुनिया में कोई आदमी आपकी जो है वो नर्सिंग डायग्नोसिस को गलत नहीं निकाल पाएगा। पहली चीज, उसकी पोटेंशियल प्रॉब्लम्स क्या है, वो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स किसकी वजह से है, और उस पोटेंशियल प्रॉब्लम का हमें पता कैसे लगेगा। क्या चीज, क्या है प्रॉब्लम, क्या है पहली, नेक्स्ट चीज क्यों है, और पता कैसे चला। ये चीजें, पहली चीज क्या है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम। ठीक है, एक्चुअल इन द सेंस कि उसको दिक्कत क्या है, ये सारी चीजें होगी पहली स्टेज में। दूसरी चीज किसकी वजह से, क्यों, ठीक है, व्हाई, ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास में कि आप उसका पता कैसे लगाओगे। जैसे अब मैं आपको 2-3 डायग्नोसिस बताऊंगा, इससे आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए किसी पेशेंट को रीनल स्टोन है। क्या है? रीनल स्टोन है। अब रीनल स्टोन तो क्या हो गया, मेडिकल डायग्नोसिस। अब नर्सिंग डायग्नोसिस क्या रहेगा, नर्सिंग डायग्नोसिस रहेगा पेन रिलेटेड टू स्टोन प्रेजेंट इन किडनी। ठीक है, या रिलेटेड टू कैल्सिफिकेशन इन किडनी होगी चीज। प्रॉब्लम क्या थी, पेन, पेन रिलेटेड टू, किसकी वजह से, क्यों हो रही है, पेन रिलेटेड टू कैल्सिफिकेशन इन किडनी, किडनी में जो है वो कैल्सिफिकेशन है, इसकी वजह से। अब आपको पता चला कैसे चलेगा, पेन का कैसे पता चलेगा, बाय द फेशियल एक्सप्रेशन चेंजेस। पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ इसको दर्द हो रहा है। क्लियर है? आगे चीज समझ में, फिर से रिपीट कर रहा हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हो गया, एक और ले लेते हैं, एक पेशेंट है एनीमिया का। क्या है? एनीमिया का। और एनीमिया में भी कौन सा दोस्तों, एप्लास्टिक एनीमिया ले लेते हैं, बोन मेरो सप्रेशन का एनीमिया ले लेते हैं। क्लियर हो गया? प्रॉब्लम क्या है, एनीमिया। अब देखो डायग्नोसिस क्या बनेगा एक्चुअल, पहली चीज आ जाएगी इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज। इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज क्यों हो रहा है, हमें पता है एनीमिया हो गया, हीमोग्लोबिन कम हो गया, हीमोग्लोबिन कम हो गया तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। तो अब देखो क्या हो गया कि इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू बोन मेरो सप्रेशन, बोन मेरो सप्रेशन हो गया, या डिक्रीज टू हीमोग्लोबिन लेवल एज एविडेंस बाई। अब एविडेंस बाई कैसे पता चलेगा, डिक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल। ठीक है, कि डिक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल से हमें पता चल गया कि इसमें ऑक्सीजन लेवल कम है। आगे चीज क्लियर हो गया, चीज समझ में आ गया दोस्तों।
फिर से एक और ले लेते हैं, जैसे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइनल हमारी चिपक गई है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन आ गया मेडिकल डायग्नोसिस। अब क्या होता है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। नर्सिंग डायग्नोसिस से माने फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ड्यू टू डिक्रीज स्वॉवलिंग या डिक्रीज पेरिस्टेटिक मूवमेंट एज एविडेंस बाई, ठीक है, एज एविडेंस बाई डिक्रीज वेट। वेट डिक्रीज हो गया उससे पता चल जाएगा, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, डिक्रीज वेट हो गया उससे पता चल रहा है। क्लियर है। एक और ले लेते हैं, मान लीजिए एक बर्न का पेशेंट है। अब बर्न में क्या हो गया, आपको पता है कि बर्न हो गया तो प्रीमेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, टिश्यू प्रीमेबिलिटी बढ़ जाती है। अब देखो बर्न के केस में क्या है, सब समझिए, इस चीज को ध्यान से समझिए। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ड्यू टू इंक्रीज प्रीमेबिलिटी ऑफ टिश्यू एज एविडेंस बाय एडिमा। क्लियर हो गया। सारी चीज शीशे की तरह जो है वो साफ होगी। पहली चीज एक्चुअल प्रॉब्लम या जो पोटेंशियल प्रॉब्लम क्या है उसको हम लेंगे, उसके बाद रिलेटेड टू। अच्छा एक चीज और बता देता हूं, शॉर्टकट बता देता हूं, वैसे कम यूज में लेना है। अगर आपको रिलेटेड टू डिजीज नहीं पता हो ना तो डायरेक्ट लिख देना, जैसे कई बार बुक्स में भी देखने को मिलेगा, इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। अगर आपको उसकी एक प्रॉब्लम क्यों हो रही है, उसकी मैकेनिज्म पता नहीं चल रही है, तो आप सीधा ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। ब्रह्मास्त्र क्या है, कोई भी चीज पेन रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, बस ये ब्रह्मास्त्र है। ये एक्चुअल एग्जैक्ट सही भी नहीं है तो गलत भी नहीं है, ये भी श्योर है, गलत नहीं निकाल सकता इसको कोई भी। तो देखो ब्रह्मास्त्र काम में आया ना कि सीधा सीधा पेन रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, यानी कि डिजीज कंडीशन से ये सारी चीजें हो रही है, तो ये गलत नहीं है, ठीक है, ये गलत नहीं है। तो ये चीज भी ध्यान रखना, अगर आपको कोई भी चीज न सूझे तो सीधा रिलेटेड टू में डिजीज कंडीशन लिख देना, आपका सही जाएगा, गलत नहीं जाएगा। ये मैं चैलेंज करके कह रहा हूं। एंड एविडेंस बाई में आपको पता चल जाएगा पेन का कैसे पता चला, जब नर्सिंग कर रहे हो आपको पता ही है पेन का कैसे पता चलेगा, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का कैसे पता चलेगा, इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज का कैसे पता चलेगा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट का कैसे पता चलेगा, एंजाइटी का कैसे पता चलेगा, ये सारी चीज आपको पता लग जाती है। वो आ जाएगा एज एविडेंस बाई या ड्यू टू, या सीधी सी बात है रिलेटेड टू एज लंग्स ड्यू टू, या एज एविडेंस बाई भी लिख सकते हैं कि हमें कैसे पता चला। जैसे फॉर एग्जांपल इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू इनएक्टिव द लंग्स एज एविडेंस बाई डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल। यहां ड्यू टू की जगह जो है वो एज एविडेंस बाई भी लिख सकते हैं, एज एविडेंस बाई। अच्छा एज एविडेंस बाई जो है वो ज्यादा एक्यूरेट है, ड्यू टू के कंपैरिजन में एज एविडेंस बाई जो है वो ज्यादा एक्यूरेट है। तो क्लियर हो गया दोस्तों, ये तीनों चीजें आपके नर्सिंग डायग्नोसिस में होगी तो कभी गलत नहीं लग सकता। जो बच्चे जीएनएम कर रहे हैं वो पोस्ट बेसिक करेंगे तो आपको ध्यान में रखना है, जो बच्चे बीएससी नर्सिंग कर चुके हैं उनको एमएससी नर्सिंग करेंगे तो भी ध्यान में रखना। आप चाहे पीएचडी कर लीजिए, नर्सिंग डायग्नोसिस आपको एग्जैक्ट सही तरीके से इसी तरीके से नहीं मिलेगा। अगर मेरी बात आपको सही नहीं लगती आप एनक्लेक्स उठा के देख लीजिए, ये बात जो है वो आपको एकदम क्लियर कट जो है वो आपको सही रहेगी। और एक्चुअल इंफॉर्मेशन हम टीएनसी एक्सप्रेस में दोस्तों, इसीलिए तो टीएनसी एक्सप्रेस आपका जो है वो फेवरेट बना हुआ है। क्लियर हो गया, नर्सिंग डायग्नोसिस क्लियर हो गया। आगे चीज नंदा को फॉलो करते हैं हम, और ये हमारे पास में डायग्नोसिस आ गए। क्लियर है। अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास में दोस्तों प्लानिंग। तीसरी प्रोसेस है हमारे पास में प्लानिंग। डायग्नोसिस हो गया, तीसरी चीज प्लानिंग। प्लानिंग में क्या आता है दोस्तों, नाम से पता चल रहा है, ठीक है ना। टू टारगेट डिसाइड करते हैं हम, गोल डिसाइड करते हैं, टू मैनेज द प्रॉब्लम, यानी कि हम उसमें ये देखते हैं कि अब जो प्रॉब्लम हमें पता चल गई, पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, प्रॉब्लम हमें पता चलेगी, अब आता है हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम हमें पता चल गई, अब इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कैसे करना है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्लानिंग कहते हैं। प्रॉब्लम पता चल गई कि पेन हो रहा है, प्रॉब्लम पता चल गई कि इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज है, प्रॉब्लम पता चल गई कि स्वॉवलिंग में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम पता चल गई कि आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट है, प्रॉब्लम पता चल गई कि एंजाइटी है, प्रॉब्लम आपको पता चल गई। अब बात आती है हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम को जो है वो कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज आती है हमारे पास में प्लानिंग। तो प्लानिंग बेसिकली जो है वो तीन तरीके की होती है। पहली आती है इनिशियल, दूसरी आती है ऑनगोइंग, और तीसरी आती है हमारे पास में डिस्चार्ज। पहली आती है इनिशियल प्लानिंग। इनिशियल प्लानिंग में क्या आता है दोस्तों, इनिशियल प्लानिंग में जैसे नाम से पता है इमीडिएट प्लान करना पड़ता है।
ठीक है, उसके लिए हमें ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ता। मान लीजिए किसी पेशेंट को सीवियर ब्लीडिंग हो रही तो इमीडिएटली हम उसको ब्लड कंट्रोल जो है वो करेंगे, बाकी चीजें बाद में करेंगे। पहले हम एन केन प्रकारेण जो इनिशियल प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेंगे। तो ये चीज जो है वो आप ध्यान में रखना दोस्तों। इनिशियली प्लानिंग होती है, इमीडिएट होती है, ठीक है। इनिशियल प्लानिंग को इमीडिएट प्लानिंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आती है ऑनगोइंग प्लानिंग। ऑनगोइंग प्लानिंग क्या होती है दोस्तों? जब हम उसको जो है वो नर्सिंग प्रोसेस या नर्सिंग केयर दे रहे हैं, उस दौरान हम प्लानिंग करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? ऑनगोइंग प्लानिंग। क्या कहेंगे? ऑनगोइंग प्लानिंग। यानी कि जो हम नर्सिंग केयर दे रहे हैं उसके दौरान भी हम उसको प्लान करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? ऑनगोइंग प्लानिंग। क्लियर हो गया? लास्ट आ जाती है हमारे पास में डिस्चार्ज प्लानिंग। डिस्चार्ज प्लानिंग क्या होती है दोस्तों? कि पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया, उसके बाद भी, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को जो है वो कोलीलिथाइसिस था। क्या था? कोलीलिथाइसिस में क्या करते हैं? हमने जो है वो सर्जरी की और उसकी जो है वो गोल ब्लैडर को निकाल दिया। अब उसके बाद हम क्या कहते हैं उसको? कि आपको ऑयली चीजों से जो है वो दूर रहना है। क्या करना है? ऑयली चीजों से दूर रहना है। तो ये जो प्लानिंग करके दी वो होती है डिस्चार्ज प्लानिंग। फॉर एग्जाम्पल एक और लेते हैं। मान लीजिए किसी पेशेंट को जो है वो हार्ट डिजीज थी और मिट्रल वाल रिप्लेसमेंट हुआ। क्या हुआ? वाल जो है वो उसके रिप्लेसमेंट हुए। अब उसको लाइफ लॉन्ग जो है वो एंटीकोगुलेंट जो है वो थेरेपी लेनी है। तो उसको ये बोलते हैं कि आपको हमेशा जो है वो जीती जिंदगी जो है वो आपको ये मेडिसिन लेनी है या आपको लेना ही पड़ेगा। तो ये जो प्लानिंग की, ये प्लानिंग क्या है दोस्तों? डिस्चार्ज प्लानिंग है। और ले लेते हैं किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है तो, या किसी को पेशेंट को डायबिटीज है, तो उसको भी हम प्लानिंग करके कहते हैं कि ये दवाई आपको जो है वो जिंदगी भर जो है वो लेनी पड़ेगी। तो ये प्लानिंग कौन सी होगी दोस्तों? डिस्चार्ज प्लानिंग। क्लियर है? होगी चीज तीनों प्लानिंग, इनिशियल प्लानिंग, ऑनगोइंग प्लानिंग और डिस्चार्ज प्लानिंग। क्लियर हो गया? अब जल्दी जल्दी जो है वो खत्म हो रहे हैं। चौथी प्रोसेस आ जाती है, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में आ जाता है हमारे पास में चौथी प्रोसेस, सेकेंड लास्ट प्रोसेस कि हाउ टू एक्शन, यानी कि प्लानिंग के बाद में हम एक्शन लेते हैं। ठीक है, दैट सीधा नाम हो गया एक्शन। जो प्लानिंग हमने कर ली उसके बाद जो एक्शन करना है, जो वर्क करना है, वो आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन। हमने कर लिया है कि इसको फीवर को कम करना है, हमने प्लानिंग कर ली है कि इसके पेन को कम करना है, हमने प्लानिंग कर ली कि उसके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना है। तो ये जो सारी चीजें हो गई, उसके बाद जो एक्शन लेंगे कि हमें पेन किलर देना है या फिर जो है वो कोल्ड स्पंजिंग देनी है या हमें ऑक्सीजन देना है, XYZ जो आपने वर्क करना है, वो जो एक्शन लेना है वो किस में आ जाएगा दोस्तों? इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएगा। क्या होगा? ये चीजें आएगी हमारे पास में इम्प्लीमेंटेशन में। जो भी आप काम कर रहे हो, अब तक आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, डायग्नोसिस बना लिया कि पेन का बन गया, एंजाइटी का बन गया, इन्फ्लामेशन का बन गया, गैस एक्सचेंज का बन गया, न्यूट्रिशन लेवल का बन गया, बहुत सारे आपने बन गए जो भी जिससे रिलेटेड है। उसके बाद आपकी प्लानिंग होगी कि हमें ये काम करना है। उसके बाद जो एक्शन वाली चीजें है वो आ जाती है हमारे पास में इम्प्लीमेंटेशन में। इम्प्लीमेंटेशन में होता है एक्शन, हाउ टू एक्शन, जो आप वहां पे अप्लाई करोगे उसको बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन। लास्ट आ जाता है हमारे पास में पांचवी स्टेप, दैट इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में होता है दोस्तों आउटकम। जो भी हमने काम किया वो सारी चीजें अब आ जाती है हमारे पास में इवोल्यूशन में। क्या आ जाती है? इवोल्यूशन में आ जाती है। जो हमने काम किया वो सारी की सारी चीजें जो है वो हमारे पास किस में आ गई दोस्तों? वो आ गई इवोल्यूशन में। इवोल्यूशन में हमारे पास आउटकम बहुत अच्छा निकला, इन द सेंस वो इंडिकेट करता है कि हमारी नर्सिंग प्रोसेस बहुत अच्छी रही या जो केयर जो है वो अच्छी रही। जैसे मान लीजिए हमने बनाया इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज का, अब पेशेंट को कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, पेशेंट बिल्कुल ठीक है, तो वो चीज क्या रही हमारे पास में? वो चीज रही दोस्तों बिल्कुल एक्यूरेट। क्या रही? बिल्कुल एक्यूरेट रही। हमारा जो नर्सिंग प्रोसेस है वो बिल्कुल एक्यूरेट हुआ। अगर आउटकम आपका कम हो रहा है तो उसके बाद हमें जो है वो वापस से नर्सिंग प्रोसेस पे मेहनत करनी पड़ेगी। और इवोल्यूशन के बाद में अगर प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो गई तब तो अच्छी बात है, वरना वापस से जो है वही असेसमेंट, वही हमारे पास डायग्नोसिस, वही प्लानिंग, वही इम्प्लीमेंटेशन और वही इवोल्यूशन, यानी कि ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। कहीं पे भी ये प्रोसेस जो है वो रुकेगी नहीं। ऐसा नहीं है कि इवोल्यूशन आ गया तो रुक जाएगी, ये कंटिन्यूअसली जो है वो चलती रहेगी। हो गया क्लियर? बहुत छोटी चीज थी, हमने पांचों का डिस्कशन कर लिया, असेसमेंट का कर लिया,
देन उसके बाद डायग्नोसिस का कर लिया, उसके बाद प्लानिंग का कर लिया, इम्प्लीमेंटेशन का और इवोल्यूशन का। तो फटाफट जो है वो रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो की पॉइंट में देखेंगे। सबसे पहले हमने जो है वो नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में देखा था। नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले 1958 में जो है वो इसको खोजा गया था। देन ईडा जीन्स ओरलैंडो ने जो है वो इसको दिया था। उस टाइम पे सिर्फ 4 स्टेप थे, उसमें नर्सिंग डायग्नोसिस थे वो एक्सक्लूड था। उसके बाद में जो है वो डेफिनेशन बता दिया कि जो कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव केयर दी जाती है पेशेंट को, वो आती है हमारे पास में नर्सिंग प्रोसेस। उसके बाद पर्पज थे, पर्पज में हमने आपको बताया कि मेंटेन हेल्थ केयर करना है, इलनेस को रिड्यूस करना है, आगे इलनेस ना हो उसको प्रिवेंट करना है, जल्दी रिकवरी करना है, ये सारी चीजें आती है हमारे पास में पर्पज में। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज में हमारे पास में जो है वो 4 चीजें आती है, 4 स्टेप आती है। कौन कौन सी? सीक्वेंस से याद रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको 5 स्टेप बता दी तो आपने उल्टा पुल्टा याद किया कि 5 तो मेरे को याद है, ठीक है, लेकिन याद रखने का भी एक तरीका है, सीक्वेंस से ही रखना है। असेसमेंट, देन उसके बाद डायग्नोसिस, देन उसके बाद प्लानिंग, देन उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, देन उसके बाद इवोल्यूशन। ये 5 चीजें। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था असेसमेंट का। असेसमेंट में आता है गैदर्ड इंफॉर्मेशन, जो जितनी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर लेते हैं वो स्टेज में आती है हमारे पास में असेसमेंट। और जितना अच्छा असेसमेंट होगा उतना ही हमारे पास में दोस्तों जो है वो डायग्नोसिस बनाने में या पेशेंट को केयर देने में जो है वो हेल्प मिलेगी। इसलिए असेसमेंट ज्यादा अच्छा होना चाहिए। असेसमेंट में हमारे पास में 2 प्रकार के डाटा थे, एक सब्जेक्टिव डाटा था और एक दूसरा था ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा क्या था हमारे पास में? जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं। पल्स हो गया, टेम्परेचर हो गया, वेट हो गया, बीएमआई हो गया, ये सारे ऑब्जेक्टिव डाटा हैं, हमने ऑब्जर्व किया, ठीक है। सब्जेक्टिव डाटा क्या था? पेशेंट खुद से बताता है, पेट में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है, नोजिया आ रहा है, वॉमिटिंग आ रही है, ये सारे जो है वो सब्जेक्टिव डाटा थे। उसके बाद प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड के 2 तरीके होते हैं, एक वर्बल, एक नॉन वर्बल। वर्बल में क्या करता है? पेशेंट खुद बोल के सारी चीज बताता है, और नॉन वर्बल में क्या होता है कि पेशेंट इशारों से ये सारी चीज बताता है। उसके बाद हमने सोर्सेज ऑफ डाटा पे जो है वो देखा था। तो 3 प्रकार के सोर्स थे, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज और टर्सरी सोर्सेज। बहुत ईजी है। प्राइमरी यानी कि पेशेंट खुद से बताएगा, सेकेंडरी सोर्सेज में हम उससे रिलेटिव से पूछेंगे या रिलेटिव हमें बताएंगे, और टर्सरी होती है कि डायरी वायरी से जो है वो हमें पता चलेगा। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल दें, एक पेशेंट है डायबिटीज का, वो आके कहता है कि मुझे घबराहट हो रही है, ये चीजें हो रही है, मुझे ये दिक्कत है, मतलब वो हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहा है, ठीक है, तो उसने ये सारी चीजें बताई। तो ये तो हो गया प्राइमरी सोर्सेज। दूसरी कंडीशन होती है कि पेशेंट जो हो बेहोश हो गया, उसको दूसरे लोग उठा के लाए, वो बोले कि ये पेशेंट हमें तो ऐसे ऐसे करके मिला था और बेहोश होने से पहले उसको बहुत ज्यादा स्वेटिंग थी, ये चीजें थी, और ये डायबिटीज का भी शिकार है। तो हो गया सेकेंडरी सोर्सेज। टर्सरी सोर्सेज क्या होता है कि किसी पेशेंट को अननोन पर्सन ने जो है वो ब्रॉड किया, उसको भी नहीं पता क्या है, उसके डायरी में या उसके बेड पे या कहीं पे भी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिली कि वो एक डायबिटीज का शिकार है, तो हमें वहां से वो चीज मिलती है, वो मिलेगी टर्सरी सोर्सेज। उसके बाद आता है मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन में वैसे तो बहुत सारे मेथड थे, पर नर्सिंग प्रोसेस में हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन और उसके बाद इंटरव्यू। फिजिकल एग्जामिनेशन की 4 स्टेज के द्वारा हम डाटा कलेक्ट करते हैं, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन। ये सारी चीजें मैंने बता दी है। नहीं भी पता हो तो आप इसका अलग से वीडियो मैंने बना रखा, वहां पे जा देख सकते हो। इंस्पेक्शन होता है सिर्फ विजुअलाइजेशन करना, पैल्पेशन होता है टच करके देखना, टेंडरनेस, एडिमा वगैरह इस तरीके से। परकशन में हम साउंड प्रोड्यूस करवाते हैं, नॉन डोमिनेंट हैंड को प्रेस कर लेते हैं, डोमिनेंट हैंड से साउंड प्रोड्यूस करवाते हैं। और ऑस्कल्टेशन में हम क्या करते हैं कि साउंड जो है वो सुनते हैं, जैसे लंग्स वगैरह की साउंड, क्रैकल साउंड, रेस साउंड, विजिक साउंड, ये सारी चीजें हम सुनते हैं। और इंटरव्यू में क्या होता है? इंटरव्यू में होता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है, हम उससे कुछ पूछते हैं, कुछ हम बताते हैं, इस तरीके से हमें डाटा कलेक्ट करते हैं। तो ये हो गया असेसमेंट। सेकंड प्रोसेस हो गया हमारे पास में डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में क्या आता है? एक्चुअल और पोटेंशियल प्रॉब्लम्स आती है, उसको हम बोलते हैं डायग्नोसिस। 2 प्रकार के डायग्नोसिस होते हैं दोस्तों, एक मेडिकल डायग्नोसिस होता है, एक नर्सिंग डायग्नोसिस होता है। मेडिकल डायग्नोसिस क्या होता है कि जो एक्चुअल डिजीज है उसको हम बोलते हैं मेडिकल डायग्नोसिस, जैसे लंग कैंसर, ट्यूबर, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, एंजाइना पेक्टोरिस, ब्रेन स्ट्रोक, फ्रैक्चर, ये सारी चीजें हैं मेडिकल डायग्नोसिस। और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती है, जैसे पेन हो गया, फीवर हो गया, ये सारी चीजें के आगे दोस्तों नर्सिंग डायग्नोसिस आगे। नर्सिंग डायग्नोसिस को हम जो है वो किसके द्वारा फॉलो करते हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन है नंदा, इसके द्वारा फॉलो करते हैं। नंदा की फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत बार पूछी है, नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन होता है। और एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस जो है वो 3 स्टेज में होता है,
पहला होता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम उसकी पोटेशियम प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम किसकी वजह से है और उसका हम पता कैसे लगाएंगे, वो सारी चीजें आ जाएगी। क्लियर हो गया, क्या क्यों पता, ठीक है, ये सारी चीजें होगी नर्सिंग डायग्नोसिस। उसके बाद आता है प्लानिंग। प्लानिंग में आता है कि हम जो है वो हाउ टू स्टोर एक्शन, ठीक है, या हाउ टू स्टोर प्रॉब्लम्स, ठीक है, कैसे उसको हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक है, प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करते हैं कि उस प्रॉब्लम को जो हमें सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो वो चीज होगी हमारे पास में प्लानिंग में। 3 तरह की प्लानिंग होती है, एक इनिशियल प्लानिंग होती है, एक जो है वो ऑनगोइंग प्लानिंग होती है, एक होता है डिस्चार्ज प्लानिंग होती है। इनिशियल मतलब नाम से पता चल रहा है कि जब स्टार्टिंग में हमें अर्जेंट में जो करते हैं उसको बोलते हैं इनिशियल प्लानिंग। उसके बाद आती है हमारे पास में सेकंड चीज ऑनगोइंग प्लानिंग। ऑनगोइंग प्लानिंग क्या होती है कि कंटिन्यूअस जो है वो हमें चलते हुए प्लानिंग करनी है, दैट इज ऑनगोइंग प्लानिंग। और उसके बाद आती है दोस्तों डिस्चार्ज प्लानिंग। डिस्चार्ज प्लानिंग यानी कि छुट्टी होने के बाद में भी जो प्लानिंग करते हैं उसको बोलते हैं डिस्चार्ज प्लानिंग। उसके बाद आता है दोस्तों हमारे पास में इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन हमारा था एक्शन, कि किस तरीके से हम एक्शन लेंगे। क्लियर है। उसके बाद आता है हमारे दोस्तों इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में आता है आउटकम, क्या आउटकम निकला। अगर जितना अच्छा आउटकम निकलता है मतलब हमारे पास नर्सिंग प्रोसेस उतनी अच्छी है, जितना कम निकला मतलब हमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद आता है हमारे पास में की पॉइंट, और की पॉइंट के बाद में हम जो है वो दोस्तों डिस्कस करेंगे हमारे पास में एमसीक्यू पे। की पॉइंट में वैसे मैंने आपको सारी चीजें जो है वो बता दी है, क्या क्या चीजें, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कितनी स्टेप होती है, स्टेप के बारे में ये चीज जो है वो ध्यान में रखना कि कितने स्टेप होते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेप का सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है, तो वो चीज जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। स्टेप बाय स्टेप जो है वो सीक्वेंस ध्यान रखना। नंदा की जो है वो फुल फॉर्म क्या होती है वो आपसे जो है वो पूछा जा सकता है एग्जाम में, जो है वो ये पूछा जा सकता है आपसे। नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में पूछा जा सकता है कि मेडिकल डायग्नोसिस और नर्सिंग डायग्नोसिस में जो है वो क्या डिफरेंशिएट होता है। क्लियर है। उसके बाद में दोस्तों आपसे जो है वो पूछा जा सकता है कि प्लानिंग की जो है वो स्टेप कौन कौन सी होती है, प्लानिंग की कौन कौन सी स्टेप होती है। और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं असेसमेंट में से। असेसमेंट में से बहुत सारे जो है क्वेश्चन आते हैं कि डाटा किस तरीके से कलेक्ट करोगे, डाटा का टाइप क्या होता है, सिंगुलर वर्ड क्या होता है, डेटम क्या होता है, वो पूछा जा सकता है। टेक्निक कौन कौन सी होती है, ये सारी चीजें जो है वो आपसे पूछी जा सकती है। तो दोस्तों ये की पॉइंट में आपको जो है वो सारी चीजें ध्यान में रखना है। क्लियर है, हो गया चीज क्लियर। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं हमारे पास में एमसीक्यू सेशन पे। एमसीक्यू सेशन में हमारे पास में आता है, देखिए 1 बाय 1 करके क्वेश्चन आप जो हो हम बताएंगे। पहली चीज प्रोसेस है, नर्सिंग प्रोसेस इज कंसिस्ट हाउ मेनी स्टेप। नर्सिंग प्रोसेस में जो है वो कितनी स्टेप होती है। तो दोस्तों बार बार मैं आपको बता रहा हूं टोटल जो है वो कौन कौन सी स्टेप होती है। पहला होता है हमारे पास में असेसमेंट, सेकंड होता है हमारे पास में जो है वो डायग्नोसिस, थर्ड जो है वो आता है हमारे पास में प्लानिंग, फोर्थ आता है हमारे पास में इम्प्लीमेंटेशन, और फिफ्थ आता है हमारे पास में इवैल्यूएशन। ये लो कितनी स्टेप हो गई, देखो ये 1 2 3 4 और 5, ठीक है, सबको ये चीजें पता होगी। तो यहां क्वेश्चन पूछा है इन नर्सिंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी स्टेप, कितनी है, 3 होती है दोस्तों, जी नहीं, 4 जी नहीं, 5 यस, राइट आंसर इज द 5, 6 जी नहीं दोस्तों। आंसर क्या आएगा दोस्तों, आंसर आएगा हमारे पास में आंसर आएगा सी, आंसर आएगा सी, 5 स्टेप होती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर फॉर स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस के जो है वो स्टेप कौन से होते हैं। क्लियर है। तो दोस्तों यहां पे ये चीज देखिए आपने, डायग्नोसिस, प्लानिंग, असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, ये चीजें हैं। तो बार बार लिखने के बजाय हम डायरेक्ट जो है वो लिख लेते हैं। पहला था हमारे पास में असेसमेंट, दूसरा था हमारे पास में डायग्नोसिस, तीसरा था हमारे पास में प्लानिंग, चौथा हमारे पास में इंप्लीमेंटेशन और पांचवा है इवैल्यूएशन। क्लियर है। तो ये चीजें जो है वो हमारे पास में सीक्वेंस है। चलो 1 बाय 1 करके हम ले लेते हैं। पहला है इवैल्यूएशन, असेसमेंट, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन, जी नहीं दोस्तों, इवैल्यूएशन तो सबसे लास्ट की स्टेज। सेकंड है प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, जी नहीं दोस्तों, प्लानिंग भी जो है वो थर्ड स्टेप है। नेक्स्ट असेसमेंट यस, डायग्नोसिस यस, इंप्लीमेंटेशन यस, इवैल्यूएशन यस। ठीक है, इसमें भले आप में इसमें जो है वो प्लानिंग छोड़ दिए, लेकिन कोई बात नहीं, बाकी चीजें तो सीक्वेंस है, तो ये चीजें जो है वो हमारे पास में बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट डायग्नोसिस, असेसमेंट, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, डायग्नोसिस जो है वो सेकंड प्रोसेस आता है, तो ये भी नहीं आएगा। आंसर क्या आएगा दोस्तों, आंसर आएगा हमारे पास में सी। क्लियर है।
यहाँ पे असेसमेंट, प्लानिंग, असेसमेंट, डायग्नोसिस और प्लानिंग। हालांकि प्लानिंग यहाँ पे सब में जो है वो काफी जगह जो है मिस की गई है, लेकिन बाकी चीजें जो है वो स्टेप बाय स्टेप है, इसलिए ये ऑप्शन जो है वो राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, फिर आप आंसर दो दोस्तों। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द असेसमेंट फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस नर्सिंग कलेक्ट डाटा थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। क्वेश्चन पूछा है ड्यूरिंग द असेसमेंट, यानी कि असेसमेंट की फेज के दौरान, जो फर्स्ट स्टेप है असेसमेंट फेज, इसके दौरान ड्यूरिंग असेसमेंट ऑफ फेज नर्सिंग प्रोसेस नर्स कलेक्ट द डाटा, नर्स जो है वो डाटा कलेक्ट करे विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, यानी कि कौन से मेथड्स के द्वारा जो है वो नर्स डाटा कलेक्ट कर रही है। पहला है यहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, फिजिकल एग्जामिनेशन और इंटरव्यू से कलेक्ट करेंगे। दूसरा है प्लानिंग एंड गोल सेटिंग से करेंगे। तीसरा इंप्लीमेंटेशन ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन होगा या इवोल्यूशन ऑफ पेशेंट आउटकम होगा। तो दोस्तों नर्सिंग जो है या जो नर्स है वो कौन से मेथड से डाटा कलेक्ट करेंगे, तो इन चारों में से आपको राइट आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स के द्वारा जो है वो लिख के भेजना है। तो तुरंत अपने कमेंट बॉक्स को चालू कर लीजिए और फटाफट जो है वो आपको ये आंसर बताना है। दोस्तों आंसर पूछने का मतलब मेरे पास यही होता है कि आपने क्लास जो है वो ध्यान से पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। क्लियर है? तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए फटाफट। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में, नर्सिंग डायग्नोसिस इज डिफरेंट फ्रॉम मेडिकल डायग्नोसिस बिकॉज ऑफ। अब आपको पता ही है क्यों है, क्योंकि नर्सिंग डायग्नोसिस जो है वो पोटेंशियल प्रॉब्लम को लेता है, मेडिकल डायग्नोसिस एक्चुअल प्रॉब्लम को आती है, एक्चुअल डिजीज को आती है। तो चलो ले लेते हैं। पहला है आइडेंटिफाई द कोज ऑफ इलनेस एंड डिजीज, यानी कि इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि डिजीज की कोज क्या है और इलनेस की प्रॉब्लम क्या है। जी नहीं दोस्तों, ये नहीं आएगा। नेक्स्ट है फोकस ऑन पेशेंट रिस्पॉन्स टू इलनेस और डिजीज, यानी कि उसके ऊपर फोकस करते हैं कि पेशेंट का जो रिस्पॉन्स है किसके रिगार्डिंग, इलनेस और डिजीज। यस, इलनेस और डिजीज के अगेंस्ट उसके द्वारा क्या रिस्पॉन्स पेशेंट दे रहा है, तो उसको हम जो है वो नर्सिंग डायग्नोसिस बोलते हैं। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है डिटरमाइन द प्रोग्नोसिस ऑफ द पेशेंट, यानी कि नर्सिंग डायग्नोसिस जो है वो प्रोग्नोसिस बताता है इलनेस का। जी नहीं दोस्तों, प्रोग्नोसिस नहीं बताता है। लास्ट है प्रोवाइडेड स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर द इलनेस एंड डिजीज, यानी कि नर्सिंग डायग्नोसिस जो है वो इंफॉर्मेशन या प्रोवाइड स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाता है किसका, पर्टिकुलर डिजीज और इलनेस का। जी नहीं दोस्तों, नर्सिंग डायग्नोसिस ऐसी कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवाता है। क्लियर हुआ? ऑप्शन समझ में आए? तो ये हो गया हमारे पास में डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस मेडिकल डायग्नोसिस से किस तरह डिफरेंस है, क्योंकि वो जो है वो प्रॉब्लम्स होती है उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ एप्रोप्रिएट नर्सिंग डायग्नोसिस, यानी कि नीचे दिए गए में से जो है वो एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल छांटना है नर्सिंग डायग्नोसिस का। क्लियर है? एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल छांटना है। पहला है इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू निमोनिया। तो दोस्तों बिल्कुल ठीक है, हालांकि इसमें एज एविडेंस बाय नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी हम इसको मान लेते हैं कि अभी तक ये ठीक है। क्या पता एक एविडेंस बाय वाला आ जाए, वरना यही राइट जाएगा। इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज बिल्कुल सही है। इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू निमोनिया या रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, अभी तक तो यही सही है। नेक्स्ट है निमोनिया। तो दोस्तों निमोनिया जो है वो नर्सिंग डायग्नोसिस न होके क्या है, मेडिकल डायग्नोसिस है। क्या है? मेडिकल डायग्नोसिस है। मेडिकल डायग्नोसिस है, तो ये तो नहीं आएगा। नेक्स्ट प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक फॉर निमोनिया। प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक फॉर निमोनिया जो है वो दोस्तों ट्रीटमेंट होता है, न कि नर्सिंग डायग्नोसिस। ठीक है? प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक फॉर निमोनिया दैट इज ट्रीटमेंट। और हमें क्या छांटना है, हमें छांटना है नर्सिंग डायग्नोसिस, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट आता है इनइफेक्टिव कफिंग टेक्निक। इनइफेक्टिव कफिंग टेक्निक जो है वो हमारे पास में है, लेकिन ये तो इससे भी ज्यादा अधूरा है। ठीक है? ये तो इससे भी ज्यादा जो है वो अधूरा है, तो ये भी नहीं आएगा। इसमें हमारे पास में इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू निमोनिया, ये मच राइट है, अदर ऑप्शन। अगर इसके अलावा और चीज आ जाती है, जैसे मान लीजिए इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू निमोनिया एज एविडेंस बाय डिक्रीज SpO2 लेवल, तो वो हमारे पास में सबसे ज्यादा सही जाता। क्लियर है? लेकिन हमारे पास में इन तीनों में से सबसे ज्यादा सही है ए, तो ए ऑप्शन जो है वो हमारे पास में राइट जाएगा। क्लियर है?
नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज ऑफ द इंटरव्यू प्रोसेस द नर्स, ठीक है, ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज, ध्यान रखना यहां पूछा प्लानिंग फेज में, ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस द नर्स, नर्स क्या करती है प्लानिंग फेज के अंदर में, समझो क्वेश्चन को, क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग प्लानिंग फेज कर रही है नर्सेज, तो नर्सेज जो है वो क्या नर्सिंग प्रोसेस में नर्सेज जो है वो क्या करेगी इंप्लीमेंट नर्सिंग इंटरवेंशन, यानी कि जो नर्सिंग इंटरवेंशन है उसको इंप्लीमेंट करेगी। जी नहीं दोस्तों, इंप्लीमेंटेशन में आता है, इंप्लीमेंट जो है वो किस में आता है इंप्लीमेंटेशन में, न कि प्लानिंग में, तो ये तो नहीं आएगा। नेक्स्ट, असेस द पेशेंट हेल्थ स्टेटस, पेशेंट के हेल्थ स्टेटस को असेस करेगी। तो दोस्तों पेशेंट के हेल्थ स्टेटस को असेस करना क्या कहलाता है, असेसमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, असेसमेंट कहलाता है, न कि प्लानिंग, तो ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एक्सपेक्टेड आउटकम एंड डेवलप ए केयर प्लान। यस, प्लानिंग में वही तो करती है कि उसने डायग्नोसिस बना दिया कि पेन रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, अब वो एक टारगेट डिसाइड करेगी टू रिलीव द पेन, ठीक है, वो एक आउटकम डिसाइड करती है कि ये होना चाहिए, अब हमें ये चीज चाहिए, तो वो एग्जैक्ट क्या है, वो है प्लानिंग फेज। तो ये हो गया हमारे पास में प्लानिंग फेज, क्या हो गया प्लानिंग फेज। तो ये सी ऑप्शन जो है वो राइट है, सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट, डिटरमाइन द कॉज ऑफ पेशेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स, यानी कि पेशेंट की जो है वो कोज को जो है वो डिफाइन करेगी। जी दोस्तों, कोज को नहीं करेगी, यहां पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो आउटकम को डिसाइड करेगी, तो ये भी नहीं आएगा। आंसर क्या आएगा दोस्तों, आंसर है सी। अगर आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेते हो और आपकी अगर इमेज क्लियर हो जाती है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, दोस्तों मैं चैलेंज करके कह रहा हूं आपका क्वेश्चन कभी भी जो है वो रॉन्ग नहीं जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नर्स असेसिंग ए क्लाइंट हु हैज बीन एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्जेक्टिव डाटा ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग असेसमेंट। देखो बार बार मैं जिस चीज का रिपीट कर रहा था, बार बार जिस चीज को आपको बता रहा था वही चीज क्लियर आई। क्वेश्चन क्या है, ए नर्स असेसिंग ए क्लाइंट जस्ट हैज बीन एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। एक क्लाइंट है जो अभी अभी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है और नर्स उसको असेसमेंट कर रही है। क्या कर रही है, नर्स उसका असेसमेंट ले रही है, इंफॉर्मेशन कर रही है, डाटा कलेक्ट कर रही है। क्लियर है। अभी अभी एक पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है और नर्स जो है वो डाटा कलेक्ट कर रही है, ठीक है, यहां तक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ सब्जेक्टिव डाटा, नीचे दिए गए में से कौन सा जो है वो सब्जेक्टिव डाटा है ड्यूरिंग द असेसमेंट। अब नर्स असेसमेंट कर रही है और हमें जो है वो सब्जेक्टिव डाटा कौन सा है उसको छांटना है। क्लियर है। एक पेशेंट अभी अभी हॉस्पिटल में आया है और नर्स उसका असेसमेंट कर रही है, यानी कि डाटा कलेक्ट कर रही है, सब्जेक्टिव डाटा भी कलेक्ट कर रही है और ऑब्जेक्टिव डाटा भी कलेक्ट कर रही है। नीचे दिए गए में से हमें से जो है वो छांटना है विच इज द एग्जाम्पल ऑफ सब्जेक्टिव डाटा। नीचे दिए गए में से जो है वो कौन सा सब्जेक्टिव डाटा है उसको हमें छांटना है। अब दोस्तों सब्जेक्टिव डाटा क्या था, सब्जेक्टिव डाटा था कि जो पेशेंट हमें बताता है, पेशेंट जो हमें बता रहा है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव डाटा। और ऑब्जेक्टिव डाटा क्या था, ऑब्जेक्टिव डाटा था हमारे पास में, इसको ओवर्ट डाटा भी कहते हैं, इसको कोवर्ट डाटा भी कहते हैं। ये भी चीज का ध्यान रखना। वैसे मैंने आपको पहले बताया दिस इज कोवर्ट डाटा, दिस इज ओवर्ट डाटा। याद रखने का तरीका, ये ओ से शुरू हो रहा है, दैट इज ओवर्ट डाटा। इसको मेजरेबल डाटा भी कहते हैं, मेजरेबल डाटा, क्योंकि हम इसको मेजर भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव डाटा क्या था, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, या ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं या फिर मेजर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं दैट इज ऑब्जर्व डाटा। मेजरेबल डाटा जो है वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिव डाटा। अब यहां पे हमें तीन जो है वो मेजरेबल डाटा है और एक जो है वो सब्जेक्टिव डाटा, उसको हमें छांटना है। पहला है ब्लड प्रेशर रीडिंग इज 130/80 mm/Hg। तो दोस्तों ये सब्जेक्टिव डाटा है या ऑब्जेक्टिव डाटा? यस, ये ऑब्जेक्टिव डाटा है क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया, हमने इसको मेजर किया है, तो ये तो नहीं आएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव डाटा है। ये लो। नेक्स्ट, क्लाइंट कंप्लेंट ऑफ सीवियर हेडेक। क्लाइंट जो है वो सीवियर हेडेक की कंप्लेंट करा। अब हेडेक को आप मान सकते हो 2 किलोमीटर का हेडेक है या 5 किलोमीटर का, या हेडेक देखने से दिख जाएगा? जी नहीं दोस्तों, ये नहीं दिखेगा। तो ये क्या है, ये एक
सब्जेक्टिव डाटा है। नेक्स्ट, तो ये सब्जेक्टिव डाटा आ गया। एलिवेटेड टेम्परेचर ऑफ 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर मेजर किया है, कितना आया है दोस्तों, टेम्परेचर आया 100.4, ये मेजरेबल डाटा है, यस, तो ये भी नहीं आएगा, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव डाटा है। लास्ट आ गया ऑब्जर्वेशन ऑफ स्वेलन एंकल, ऑब्जर्व करें कि उसके घुटने जो है, एंकल जो है वो सूजे हुए हैं, स्वेलिंग है, तो ये तो हम देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं ना, उसको दबा के देखेंगे कि हाँ स्वेलन है, ठीक है, तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन डाटा है। क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन हमसे पूछा था कि असेसमेंट ले रही है, इतना असेसमेंट किया नर्स ने, ये 4 चीजें असेसमेंट की, जिसमें एक सब्जेक्टिव डाटा है, बाकी 3 ऑब्जेक्टिव है। यही चीज मैंने कही थी कि एग्जाम में कई बार 3 सब्जेक्टिव पूछ के 1 ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है, या 3 ऑब्जेक्टिव देके 1 सब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव डाटा कौन सा है, सब्जेक्टिव डाटा मतलब पेशेंट बताता है, और पेशेंट ही बता सकता है कि उसको सीवियर हेडेक है, हम बाहर से देख के पता नहीं लगा सकते, तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इन्वॉल्व गैदरिंग सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा अबाउट द क्लाइंट हेल्थ स्टेटस। बहुत इजी है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस की वो कौन सी फेज है जिसके दौरान गैदरिंग सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा, गैदरिंग का मतलब होता है कलेक्टिंग, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ठीक है, नर्सिंग प्रोसेस की वो कौन सी फेज है जिसके अंदर हम डाटा कलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों किसके अंदर करते हैं, ऑफ कोर्स असेसमेंट के अंदर करते हैं, आपको पता ही है। तो पहला ऑप्शन जो है वो हमारे पास में राइट जाएगा, असेसमेंट। डायग्नोसिस के अंदर क्या करते हैं, प्रॉब्लम को जो है वो फॉर्मुलेट करते हैं, प्लानिंग के अंदर हम आउटकम स्टेब्लिश करते हैं, इंप्लीमेंटेशन के हम एक्शन लेंगे। ये चीजें जो है वो आप ध्यान में रखना। आंसर क्या जाएगा, आंसर जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द प्लानिंग फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। यहां पे 4 चीजें दी गई है, इसमें से कौन सा जो है वो नर्सिंग प्लानिंग को जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, कौन सी इंफॉर्मेशन या कौन सा स्टेटमेंट जो है वो नर्सिंग प्लानिंग के बारे में बता रहा है, या सीधे सीधे शब्दों में बात करें कि ये नर्सिंग प्रोसेस में नर्सिंग प्रोसेस में जो प्लानिंग है उसकी डेफिनेशन जानना चाह रहा है। क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से जो है बेस्ट डिस्क्राइब द प्लानिंग, प्लानिंग को कौन सा स्टेटमेंट जो है वो अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है। चलो पहला है द नर्स आइडेंटिफाई एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम। तो दोस्तों आइडेंटिफाई एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो किसको डिस्क्राइब करती है, यस डायग्नोसिस को। ये किसको करती है दोस्तों, डायग्नोसिस को, तो ये तो नहीं आएगा, ये डायग्नोसिस को करती है। चलो द नर्स एस्टैब्लिश गोल एंड डिस्क्राइब आउटकम फॉर द क्लाइंट, ये किसको डिस्क्राइब करता है दोस्तों, ये प्लानिंग को डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में द नर्स इंप्लीमेंट नर्सिंग इंटरवेंशन टू अचीव द आइडेंटिफाई गोल, ये किसको करता है दोस्तों, ये इंप्लीमेंटेशन को डिसाइड करता है, ये इंप्लीमेंटेशन को डिसाइड करता है या डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट द नर्स इवैल्यूएट द क्लाइंट्स रिस्पॉन्स टू द नर्सिंग इंटरवेंशन, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये इवैल्यूएशन को डिस्क्राइब कर रहा है। क्लियर है। तो यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो प्लानिंग को डिस्क्राइब कर रहा है, तो दोस्तों ये वाला जो है वो प्लानिंग को डिस्क्राइब कर रहा है। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट जाएगा और यही प्लानिंग को जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है, तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्स इज प्रायोरिटाइजिंग नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर ए क्लाइंट, विच प्रिंसिपल शुड द नर्स फॉलो व्हेन एस्टैब्लिशिंग प्रायोरिटी। यानी कि नर्स इज प्रायोरिटाइजिंग नर्सिंग डायग्नोसिस, देखो नर्स जो है वो नर्सिंग डायग्नोसिस को प्रायोरिटी वाइज रख रही है। क्या है, नर्स जो है वो नर्सिंग डायग्नोसिस, ये सारे के सारे नर्सिंग डायग्नोसिस है और नर्स जो है वो प्रायोरिटी वाइज जो है वो नर्सिंग डायग्नोसिस को रख रही है। क्लियर है। विच प्रिंसिपल शुड द नर्स फॉलो व्हेन एस्टेब्लिशमेंट प्रायोरिटी, जब हम प्रायोरिटी को जो है वो एस्टेब्लिशमेंट करते हैं तो कौन से प्रिंसिपल को जो है वो हम फॉलो करते हैं या कौन सा प्रिंसिपल हमें फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों आपको पता है कि जब हमें प्रायोरिटी वाइज कोई चीज डिसाइड करनी है तो वहां पे हमें जो है वो मैस्लो हायरार्की जो है वो फॉलो
करनी होती है। क्या होता है? मैस्लो हायरार्की जो है वो फॉलो करनी होती है। और मैस्लो हायरार्की क्या कहती है दोस्तों? मैस्लो हायरार्की कहती है कि जो सबसे मोस्ट या सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रायोरिटी है उसको सबसे पहले रखो। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले फिजिकल नीड्स, फिजिकल नीड्स जो है वो हमें सबसे पहले होनी चाहिए। जो भी फिजिकल नीड्स है वो सबसे पहली प्रायोरिटी पे आएगी। नीचे से ऊपर चलते हैं, सबसे पहली प्रायोरिटी आती है फिजिकल नीड्स। सेकंड प्रायोरिटी क्या आती है दोस्तों? सेकंड प्रायोरिटी आती है सेफ्टी। अगर फिजिकल नीड्स कंप्लीट हो गई है तो सेकंड प्रायोरिटी आती है हमारे पास में सेफ्टी। थर्ड क्या आता है? लव एंड बिलोंगिंगनेस, लव एंड बिलोंगिंगनेस, ये थर्ड प्रायोरिटी है। फोर्थ प्रायोरिटी क्या आती है दोस्तों? फोर्थ प्रायोरिटी आती है हमारे पास में सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम जो है हमारे पास में नेक्स्ट प्रायोरिटी आती है। और सबसे ऊपर आती है हमारे पास में या सबसे लास्ट आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये जो है वो प्रायोरिटी है। तो यहां पे क्या पूछा गया है कि ड्यूरिंग नर्सिंग डायग्नोसिस कौन सी प्रायोरिटी वाइज जो है वो सबसे पहले आनी चाहिए? तो दोस्तों सबसे पहले क्या आ रहा है? फिजिकल नीड्स जो है वो हमारे पास में सबसे पहले आती है। अच्छा, हायरार्की को भी ध्यान में रखना दोस्तों, ये आपको लग रहा बिल्कुल छोटा डायग्राम होगा, ये सबसे जो है वो हमारे पास में इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर है दोस्तों? क्यों? क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है वो बहुत बार जो है वो पूछे जाते हैं। तो इस चीज को जो है वो ध्यान में रखना दोस्तों, फिजिकल नीड्स जो है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर है? तो ये चीज जो है वो ध्यान में रखना। चलो वन बाय वन कर लेते हैं। पहला, द क्लाइंट्स फिजिकल नीड्स टेक प्रोसीडेंस ओवर साइकोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, यानी कि द क्लाइंट्स फिजिकल नीड्स प्रोसीडेंस ओवर साइकोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, यानी कि इसमें क्या कर रखा है कि सबसे पहले जो है वो फिजिकल नीड्स को पहले रख रखा है साइकोलॉजिकल नीड्स से। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, पहले फिजिकल नीड्स को ही रखना है। नेक्स्ट, द क्लाइंट साइकोलॉजिकल नीड्स टेक प्रोसीडेंस ओवर फिजिकल नीड्स। ठीक है, यानी कि फिजिकल नीड्स को जो है वो बाद में रख रहा है। जी नहीं दोस्तों, फिजिकल नीड्स पहले आती है। द क्लाइंट्स नीड्स दैट पोज द हाईएस्ट रिस्क टेक द प्रोसीजर। जी नहीं दोस्तों, द क्लाइंट नीड टू बी पोज द लोवेस्ट टेक रिस्क ऑफ द प्रोसीजर। जी नहीं दोस्तों, हमेशा जो है वो फिजिकल नीड्स को हमें जो है वो सबसे पहले रखना होता है हायरार्की के अकॉर्डिंग। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों आज का हमारे पास में टीएनसी एक्सप्रेस टॉपिक जो है वो खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक लेके चलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप नोट सेट में जो है वो जी जान से लग जाइए। और दोस्तों अगर आपको जो भी पढ़ाई, जो भी आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया उसमें आपको कैसा लगा, वो सारी चीज आप दिल से जो है वो बताइए। ठीक है, दिल से आप जो है वो उसको कमेंट करके बताइए, क्योंकि दोस्तों इससे हजारों स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं, यूट्यूब के द्वारा जुड़े हुए हैं। हमें नहीं पता, सबका लेवल अलग अलग होता है, किसी का जो है वो बहुत शार्प माइंडेड होता है, किसी का जो है वो कम होता है, लेकिन हम सबको एक जगह लेके चलते हैं। एक क्लास को 60 बच्चों को पढ़ाना आसान होता है, लेकिन 10,000 बच्चों में जो है वो असेसमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए आप मेरी सहायता कर सकते हो। आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में मेरे जो टीचिंग का मेथड्स है उसको आप बता सकते हो कि मेरे पढ़ाने का तरीका जो है वो कैसा लगा। तो दोस्तों कमेंट करिए और अच्छे से जो है वो पढ़ाई कीजिए। कोई भी डाउट है आप मेरे को डायरेक्ट पूछ सकते हो। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास को टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट।